हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और इस मानवा के जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और गाइस बिल्कुल भी चिंता मत करना इसके नेक्स्ट पार्ट की। जैसे इस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होगा उसी के साथ में इसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक जन बता रहा होता है, मुझे पता है ये नाम बहुत अच्छे से, एक अनकंट्रोलेबल स्वॉर्ड मास्टर जो अपने रूम में फंसा हुआ है, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग खराब हो चुका है, एक पागल आदमी, काउंट पेडियम्स का यूजलेस बड़ा बेटा गिस्लेन पेडियम। और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरे जैसा एक बेस्ट नाइट एक ऐसे कचरे जैसे इंसान के सामने हार गया। और हम देखते हैं इसके ठीक सामने होता है एक हुडी पहने हुए और इसको बोलता है, क्यों जरा देखो तो आसपास, ये अच्छा नहीं है। यहाँ पे कितना कोजी और गर्म सा माहौल है, मैंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं इस ट्रिप को बनाने के लिए। और हम देखते हैं आर्मर में होता है और बेडेस तरीके से चल के आ रहा होता है इसकी तरफ। क्यों, पसंद आया तुम्हें? और फिर गुस्से में बोलता है, तुम वही कचरे गिस्लेन हो ना, और ये एक ट्रिप था क्या? तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हें मेरा प्लान बहुत पहले से पता था? और सामने से इसकी तरफ आ रहा होता है और इससे बोलता है, सिर्फ यही नहीं, मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर कितने लोग आने वाले थे और कौन कौन से स्पाई थे जो हम लोगों के बीच में रहकर तुम्हारी मदद कर रहे थे। मुझे ये सब कुछ शुरुआत से ही पता था। और फिर बोलता है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरे पास हमेशा हिडन कार्ड होते हैं, आखिर कैसे तुम्हारे जैसा पीस ऑफ शिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब। और तभी एक लात मारता खींच के इसके मुंह पे, मुंह बंद करो अपना, तुम्हें जितना भी ट्राई करना है तुम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मैं जीतूंगा इस वॉर को, चाहे तुम अगली बार भी क्यों ना आ जाओ, और उसकी अगली बार भी, और उसकी अगले बार भी, हर बार, हर एक सिंगल टाइम। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जितने भी प्लेन्स हैं सारे के सारे हैं मेरे पास। और फिर उस सबके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है 1 साल पहले लुथेनिया किंगडम पेडियम स्टेट के पास। और यहाँ पर ये एक टेंट के अंदर ही अचानक से उठता है और आप तो देखता अपने हाथ को, आखिर अभी ये सब क्या हुआ, मैं जिंदा हूँ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी कुछ समय तो पहले। और तभी हम देखते हैं इस जगह का सीन, यहाँ पर सोट घूमते हुए जा रही होती है और बहुत दूर आके यहाँ जमीन पे आके गिर जाती है। और इसी के साथ ये बोलता है, शिट, और बहुत खतरनाक सा कट पड़ा हुआ होता है उसकी छाती पे जिसमें से बहुत सारा खून निकलता है। और सामने ये बोलता है, तो ये इस तरीके से खत्म होगा सब कुछ। गिस्लेन पेडियम द मर्सनरी किंग और कॉन्टिनेंट के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक, अभी वो खत्म हो चुकी है। और हम इसके बारे में बताते हैं, ये कॉन्टिनेंट का टॉप 7 नाइट में से एक है और इसका नाम है ईडून। क्या मरने से पहले तुम्हारे कुछ लास्ट वर्ड है? और सामने से वो बोलता है, नहीं, बस ये है कि ये शेम की बात है कि मैं अपना रिवेंज पूरा नहीं कर पाया, तुम मरोगे कमीने बादशाह कहीं के। और हमें इसके बारे में बताते हैं, ये कॉन्टिनेंट के टॉप 7 मर्सनरी किंग में से एक है और इसका नाम है गिस्लेन पेडियम। और ये उसको देखकर बोलता है, कितने ज्यादा एरोगेंट हो तुम, मैंने सोचा नहीं था कि तुम वो बड़े बेटे उस बर्बाद हो चुकी पेडियम फैमिली के। जैसे तुम्हारी सिस्टर मारी गई तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, क्यों है ना? और फिर भी चौंक जाता उसकी बात सुन के और उससे पूछता है, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता जबकि तुम एक दूसरे कंट्री से हो? और ये उसको बता रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, जबकि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी तुम्हें टेक डाउन करने के लिए, क्योंकि वो हम लोग हैं जिन लोगों ने डेल्फिन फैमिली के साथ मिलकर तुम्हारी फैमिली को मट्टी में मिलाया है। और ये भी हैरान हो जाता उसकी बात सुन के, क्या हम लोग? तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्फिन फैमिली के अलावा यहाँ पर और भी लोग थे जिन लोगों ने मेरी फैमिली की ऐसी हालत करी है। और पीछे से वो इसी गर्दन पे अपनी तलवार रखता है और बोलता है, वेल वैसे भी अब और ज्यादा आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम वैसे ही मरने वाले हो, एक्सेप्ट कर लो अपने फेट को। और फिर उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, तुम बादशाह कहीं के, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा। और फिर उसकी बात सुन के उसके घूर को देखता है, ठीक है, और इसी के साथ उड़ा देता है उसी गर्दन को। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और फिर पानी के रिफ्लेक्शन में अपने आप को चेक कर रहा होता है। उसने तो उस समय मेरी गर्दन उड़ा के रख दी थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है, मेरी गर्दन अभी भी मेरे कंधों के ऊपर है। क्या वो सब कुछ किसी तरीके का इल्यूजन था? जो रुको, मैं तो पहले से छोटा हो गया हूँ, क्या मुझे यहाँ पे पकड़ के लाया गया था जिससे कि मुझे यूज कर सके मैं जिसके एक्सपेरिमेंट के लिए? और ऐसे ही कुछ वो एरोगेंट बादशाह कहीं के, मैं मेक श्योर करूंगा कि वो रिग्रेट करें मेरे को यहाँ पर ऐसे पकड़ के लाने के लिए। और तभी पीछे से एक दिन बोलता है, यंग मास्टर। और फिर भी देखता उसकी तरफ, प्लीज बाहर आ जाइए यंग मास्टर, मुझे पता है कि आप जाग चुके हो। और तभी अचानक से गर्दन पे तलवार आ जाती है और फिर भी बोलता है हैरान होके, शिट, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और शायद नहीं। और फिर भी देखता डर के मारे उसी तरफ, यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हो गया है? आखिर किस तरीके का रिएक्शन है? अभी इस समय इसकी जान खतरे में है, लेकिन तब भी। और फिर पीछे से इस आदमी से कहता है, आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? और तभी ये सोल्जर अपने आप को दूर करता है इससे और इससे कहता है, आप यहाँ पर खुद आए थे गुस्सा करके और यहाँ पर आने के बाद सीधे अपने बिस्तर पे सो गए थे। और फिर बात सुनने का हैरान के बोलता है, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्या किया मैंने? और ये बता रहा होता है, क्या सोने के बाद तुम सब कुछ भूल गए हो? तुम ही हो जो गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें सब लोगों को कमांड करना है और ग्रुप के साथ रेड करोगे ऑर्क मोस्टर पर। और ये भी हैरान आता है सुन के, क्या ऑर्क्स? आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं गुस्सा कर रहा था? ये किस तरह की बकवास है? और ये सोल्जर बोलता है, जल्दी अपने सामानों को इकट्ठा कर लो, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या? अपने सामान को तैयार कर लो? आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और फिर उसको बता के जा रहा होता है, कहाँ जा रहे हैं? ऑफ कोर्स हम लोग जा रहे हैं पेडियम स्टेट में। और ये नाम सुन के ये भी चुक जाता है, क्या? जरा फिर से कहना तो। और फिर भी डर जाता है और बोलता है, माफ कर दो मुझे। क्या कहा तुमने? पेडियम? कहीं तुम्हारा मतलब उस गिर चुके पेडियम
पेडियम स्टेट से तो नहीं है। और तभी ये बाहर आके देखता है सामने इस जगह को जो पहले पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। और ये सब देखने के बाद मन में बोलता है क्या सच में पेडियम स्टेट है? आखिर ये ठीक कैसे अभी इस समय? मैंने पहले देखा था अपनी आंखों से, ये स्टेट पूरी तरीके से राख में बदल गया था। और तभी पीछे से आके सोल्जर इसको कान में धीरे से बोलता है क्या तुम्हें कोई डरावना सपना आया था क्या? अपनी खुद की फैमिली को ऐसा बोल रहे हो कि वो गिर चुकी है? तुमको फैमिली से बाहर निकाला जा सकता है अगर अकाउंट ने ये सब सुन लिया तो। और ये अपने गाल को खींच के चेक कर रहा होता है कहीं ये सपना दिख रहा है कि नहीं। और तभी उसको बहुत ही दर्द होता है, नहीं ये तो सपना नहीं है। और इसी के साथ सोच रहा होता है एक जवान फेस और जो स्टेट है वो अपनी पहले जैसी कंडीशन में है, तो इसका मतलब मैं पास्ट में पीछे आ चुका हूँ। और गाइस अपनी सीरीज का मेन कैरेक्टर है तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा। और इसी के साथ वो बता रहा होता है जो मेरा ये यंग वाला वर्जन था वो बहुत ही ज्यादा नफरत करता था अपनी फैमिली से और बहुत ज्यादा बचपनी की वजह से दिक्कत खड़ी करता था। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जितने ही फैमिली के लोग थे सब मुझे अवॉइड करने लगे और मैं बिल्कुल भी झेल नहीं पाया अपने ऊपर होती हुई ऐसी बातों को। और इस सब की वजह से मैं अपने घर से दूर भाग गया। और फिर उसके 7 साल बाद मैं बन गया एक मर्सनरी। मैंने बहुत सारी लड़ाइयों को सर्वाइव करा और खुद की स्किल भी डेवलप करी और सब लोगों के बीच मैंने अपना नाम बनाया। और उस सबके बाद में वापस आया अपनी फैमिली में। जितनी भी मैंने गलतियां करी थी पास्ट में उन सबको ठीक करने के लिए। लेकिन जो मेरी फैमिली थी वो ऑलरेडी मेरे रिटर्न आने से पहले पूरे तरीके से तबाह हो गई थी और उस समय मैंने सब कुछ खो दिया था। लेकिन अभी इस समय ये सब कुछ यहाँ पर है और जितने ही मेरे करीबी लोग हैं अभी इस समय वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। और तभी इसी के साथ धीरे धीरे हंसने लगता है और मन में बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं अभी इस समय एक खुशी का गाना गाना चाहता हूँ लेकिन अभी बहुत जल्दी है खुशियां मनाना। और तभी सोल्जर की तरफ देखकर बोलता है इसने ये कहा था ना कि हम लोग यहाँ पर आए ऑक्स के ऊपर रेड करने के लिए। अरे हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, ये वो दिन है जिस दिन रेड पे जाने वाली स्क्वाड के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मेरी पिछली लाइफ में मैं भी गया था ऑर्क के ऊपर रेड करने के लिए जिससे कि मैं ये सब करके अपना नाम बना सकूं। उस समय पर ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि वहाँ पे सिर्फ 3 और के। और ये सब सुनने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत ज्यादा आसान होगा और यहाँ तक कि मेरे जैसे के लिए भी जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे वहाँ पे तो 20 से भी ज्यादा ऑर्क थे और इस सब की वजह से हम सारे के सारे ऑलमोस्ट मारे जा चुके थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी था और मैंने ये जिद लगा कर रखी थी कि मैं कमांड करूंगा स्क्वाड को। और अभी उन सब से तो लड़ना बहुत ज्यादा आसान होगा क्योंकि उन लोगों के पास सच में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। बस दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों को मेरे पर भरोसा नहीं है, ये लोग बस मुझे एक यूजलेस बास्टर्ड समझते हैं। और तभी अचानक से इसके ऊपर से एक चीज उड़ के आती है और वो सीधे इसके सामने आके गिरती है। और ये सब देखकर सोल्जर बोलते हैं ये तो वो ऑर्क्स हैं, सबके सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये ऑर्क्स आ चुके हैं इस जगह पर। और एमसी भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है क्या ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर आ गए? क्या ये लोग मेरे पास्ट लाइफ में भी इतना फास्ट आए थे? और हम देखते हैं इसी के साथ ये ऑर्क्स लग जाते हैं सब लोगों को मारने में और एक एक करके सबको मार मार के इधर फेंक रहे होते हैं। और तभी इसे लाके बोलता है सबके सब फॉर्मेशन में आओ, बिल्कुल भी पैनिक मत करना, सबके सब डिफेंस करो। और हमें बताते हैं इनके बारे में, ये है स्क्वाड कमांडर एस्कोबा और सामने से और अपनी बड़ी तलवार से इनके ऊपर अटैक करता है। डैम इट, हम लोगों ने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, ऐसे एम्बुश होना हमारे ऊपर जबकि हम लोग तैयार नहीं होते पूरी तरीके से। और जैसा रिपोर्ट किया गया था यहाँ तो उससे भी ज्यादा है, अगर ऐसे ही चलता है तो हम लोग सारे के सारे यहाँ पे मारे जाएंगे। और तभी बाजू में से एक जन बोलता है कमांडर और फिर देखता है हैरानी से उसकी तरफ और हम देखते हैं पीछे से और किसके ऊपर हमला कर रहा होता है। और तभी अचानक से एक जन यहाँ से स्पीड में आगे हो जाता है और सीधे बढ़ रहा होता है इसकी तरफ और जल्दी से इसके कंधे को पकड़ के पीछे की तरफ फेंक देता है। और ये भी रहने आते हैं हाँ ये कौन है, क्या यंग मास्टर? और हम देखते हैं एमसी की स्वॉर्ड इसके हाथों काटते हो जाती नीचे से और एक बहुत ही क्लीन स्विंग मारता है जिससे इसका पूरा हाथ आधा गायब हो जाता है। और ये सब देखकर ये लोग भी रहने आते हैं और सबका मुंह खुला खुला रहता है। और इसे कटने के बाद ये और बहुत चिल्लाता है और इस हमले के बाद डायरेक्ट एक ही बार में मारा जाता है। और फिर हमसे अपनी तलवार घुमाते हुए बोलता है ऐसा लगता है अभी मैं अपने माना को यूज नहीं कर सकता, काश में थोड़ा और पहले आता पास्ट में। और तभी एमसी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और उनसे बोलता है तुम कमांडर हो ना, क्यों? और फिर बोलता है हाँ यंग मास्टर। और तभी उसकी तरफ हाथ अपने बढ़ा के बोलता है दो मुझे। और फिर भी हैरान हो जाता है क्या मुझे माफ करना, आखिर आपको चाहिए क्या? और फिर हमसे बोलता है दो मुझे वो कमांड करने का राइट, जल्दी मुझे दो वो राइट जिससे मैं कमांड कर सकूं। और फिर उसको गुस्सा आने लगता है और मैंने बोलता है आखिर ये किस तरीके का राइट चाहता है कमांड करने के लिए? मुझे पता है कि ये इडियट है लेकिन बोलना कमांड के राइट को लेने के बारे में और वो भी ऐसे समय पर जब सारे सोल्जरों की जिंदगी लाइन पर है। और ये मना कर देता है नहीं मैं नहीं कर सकता ये सब। और फिर हमसे भी हैरान हो जाता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ किसी तरीके का गेम है? अगर भले तुम एक यंग मास्टर हो मैं ऐसे अपनी अथॉरिटी को गिव अप नहीं कर सकता जो मुझे लौटने दी है। और फिर हमसे गुस्से में बोलता है ये तो कितना दान होंगे, हालांकि मैं भी इस तरीके से रेट करता अगर कोई ऐसे इडियट मेरे पास आए कमेंट का राइट लेने के लिए। और अचानक से और का जाता है इन लोगों पर हमला करने के लिए और ये एमसी को पीछे कर रहा होता है यंग मास्टर पीछे हटिए, तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है इतने सारे लोगों को लीड करने का। और फिर एमसी बोलता है तो ऐसा लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और अपनी तलवार फेंक के मारता है सीधे इसकी बाजू में से। और ये कमांडर जल्दी से साइड में हटता है शॉट से बचने के लिए। और इस सबके जैसे कमांडर एमसी कलर पकड़ के बोलता है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? और तो पीछे से आवाज आती है हाँ, और देखता मुड़ के और हम देखते हैं एमसी की तलवार सीधे इस और के सर में घुस जाती है और एमसी के इस हमले की वजह से ये ओके की बारे मर जाता है। आखिर ये सब क्या था, आखिर ये कैसे मार पाया उसकी वीक स्पॉट पर? और फिर एमसी कमांडर से बोलता है तुम सेकवन हो ना, क्यों तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज क्या है बैटल में? और फिर भी चुप होता है, कुछ बोलता नहीं है। और हम देखते हैं सारे के सारे सोल्जर्स इन सब बॉक्स के सामने बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और एमसी कमांडर को बता रहा होता है यहाँ पर कोई भी आशा नहीं जीतने की, जब हमारे खुद के सोल्जर डर के मारे घबरा रहे उनके सामने हमें लगातार उनसे लड़ना है और गेन करना है मोमेंटम को। और इसी के
साथ ये सब बोल के एमसी बढ़ जाता है उनके ऊपर हमला करने के लिए और बहुत स्पीड में आता है इन सारे ओक के ऊपर और घुसा देता है अपनी तलवार को इस ओक के सर पे। और एमसी को ये सब करते देखकर ये भी हैरान हो जाते हैं। आओ मेरे पास ओर्क, मैं तुम सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो सारे ओक बढ़ जाते हैं और एमसी वहां से बढ़ जाता है इन लोगों की तरफ। और एमसी लगातार एक एक करके जितने भी ओर्क यहाँ पर होते हैं सबसे एक साथ लड़ रहा होता है। ये सब क्या है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यहाँ तक कि मैं एक माना यूजर हूँ, लेकिन मेरे लिए भी ये सब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आखिर कैसे ये पतले सुखड़े यंग मास्टर ये सब कर पा रहे हैं? इनको देखकर मैं ऑलरेडी ये कह सकता हूँ ये बहुत ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी मूवमेंट को यूज कर रहे हैं उन सबके अटैक को डोज करने के लिए और अपनी स्वॉर्डमैनशिप को यूज करके स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी वीक स्पॉट पर। ये तो बिल्कुल एक माना ले स्वॉर्ड मास्टर जैसा है और या तो इससे भी कुछ ज्यादा बड़ी चीज। और फिर एमसी चिल्ला के बोलता है, क्या तुम सबके सब यही कर सकते हो? मैंने तो अभी तक वार्म अप भी नहीं करा है, तुम तो बिल्कुल भी अपने वॉरियर स्पीसीज के नाम पे खड़े नहीं उतर रहे हो। और एमसी को ऐसा लड़ता देखकर लेफ्ट वाला सोल्जर बोलता है, ये सारे के सारे तो एक बार में इसको हमला कर रहे हैं। और फिर राइट वाला बोलता है, क्या है भाग रहे हैं? और फिर हैरान होकर बोलते हैं, कमांडर। और फिर कमांडर मन में बोलते हैं, आखिर तुम ये सब क्या सोच रहे हो? उन सबके बीच में जाना और सबके अटेंशन को अपनी तरफ कर लेना ये तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद भाग जाना। और जिस रास्ते पर ये भाग रहे हैं उसके ठीक सामने तो एक खाई है। जो रुको, एक खाई कहीं ऐसा मत किए ना, तुम सबके सब जल्दी अपनी शील्ड को सामने करो, हम लोग फॉलो करेंगे यंग मास्टर को। और तभी हम देखते हैं एमसी भाग रहा होता है और ये सारे के सारे ओक मोस्टर इसके पीछे जा रहे होते हैं। और इसी के साथ एमसी मैंने बोलता है, स्क्वाड्रन में श्योर हूँ कि तुम समझ गए होंगे कि मेरा प्लान क्या है। और अगर तुम एक स्किल कमांडर होंगे तो हालांकि मैं ये प्रेफर करता कि मैं इन सबको यहाँ पे अपने साथ ले आता इस खाई के नीचे, लेकिन मेरा जो बकवास स्टेमिना है ये हैंडल नहीं कर सकते ये सब। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ काफी होगा तुम्हारे लिए हैंडल करने के लिए। और इसी के साथ पीछे से कुछ लोग भाग के आते हैं स्पीड में और ये देखते हैं पीछे की तरफ और हम देखते हैं इनके ठीक पीछे ये सारे के सारे तैयार हो जाते हैं अपने भाले को लगाकर। और फिर एमसी उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, ये परफेक्ट है, और कूद जाता है उस खाई से। चलो अब स्टार्ट करो। और फिर कमांडर सबको ऑर्डर देते हैं, पुश करो इन लोगों को इस खाई की तरफ। और ये सबके सब लग जाते हैं इन लोगों को पुश करने में और इसी के साथ सबके सब भूते चिल्लाते हैं और धक्का देते हैं उन सबको नीचे की तरफ। और ये सारे के सारे और किस पहाड़ी से नीचे गिर रहे होते हैं और सबके सब टकराते हैं नीचे जाके। और फिर सबके बाद सारे के सारे सोल्जर भी थक जाते हैं बहुत तेज और हाँफ रहे होते हैं और इसी के साथ बोलते हैं कि हम लोगों ने कर दिया, हम सब मैनेज कर पाए उन सबको मारने में। और तभी कमांडर खाई के नीचे एमसी को चिल्लाकर बोलता है, यंग मास्टर। और हम देखते हैं अपने एमसी को, ये इस खाई पे लटका हुआ होता है अपनी तलवार को पकड़ के और मुस्कुराते हुए देखते हैं कमांडर की तरफ। और ये भी हैरान हो जाते हैं एमसी को देखकर और मुस्कुराते हैं, ये लो पकड़ो मेरे हाथ को। और फिर एमसी बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और एमसी गिर जाता है नीचे की तरफ। कमांडर बोलता है, जे रुको। और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं एमसी को ऐसा करता देखकर और चिल्लाते हुए बोलता है, यंग मास्टर। और इसी के साथ एक आवाज आती है, ब्रदर ग्रिसलेन। और फिर एमसी भी देखता है रानी से, एलेना। और एमसी को उसकी छोटी बहन की मेमोरी याद आ रही होती है और इस मेमोरी में उसकी बहन बोल रही होती है कि अब मोम जा चुकी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, आखिर इन दिनों में तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम तो सबसे ज्यादा बेकार हो। और ये सब मेमोरी देखने का एमसी बोलता है, ये सारी की सारी मेमोरी तो एलेना की है। और तभी अचानक से इसका हाथ पकड़ के बोलती है, ब्रदर। और ये भी देखता है हैरान होकर उसकी तरफ और ये रोते हुए एमसी से बोलती है, चलो एक साथ। और ये सब देखने के बाद अचानक से इसकी आंख खुलती है और अपने आप को इस रूम में पाता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? ऐसा लगता है उन सब लोगों ने मेरे को बचा लिया, आखिर वो किस तरह का सपना था। और फिर अचानक से इसके पूरे शरीर में बहुत ही दर्द होने लगता है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी ये तो बहुत ही दर्द कर रही है, ऐसा लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया अपनी बॉडी की लिमिट को। वेल ये तो अच्छा ही है, चलो इससे कम से कम ये तो पता चला कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और तभी गेट खोल के मेड आती है और बोलती है, मास्टर। और हम देखती होती है, आप जाग गए? और एमसी भी हैरान आता है उसको देखकर और उसका नाम लेकर बोलता है, क्या बिलिंडा? और फिर बोलती है, क्या तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था उन सब मोस्टरों को सोल्जरों को संभालने दो? और तभी एमसी जल्दी से आके से गले लग जाता है और फिर भी रानी से बोलती है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या? और फिर एमसी बोलता, नहीं मैं बस बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ पे देखकर। और एमसी बता रहा होता है इसके बारे में, मुझे पर्सनली सिखाने वाली बेल्डीना जब से मैं छोटा था तब से ये मेरे साथ आएगी, यहाँ तक कि मेरे बेवकूफी से भरे हुए हरकतों के बावजूद भी सिर्फ यही है वो जो लगातार मेरे साथ में बनी रही है। लेकिन जैसे मेरी फैमिली बर्बाद हुई ये अचानक से कहीं पे गायब हो गई थी और उसके बाद मैं उसे कभी भी नहीं देख पाया और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इससे यहाँ पे इस तरीके से मिल पाऊंगा। और फिर एमसी से बोलती है, आखिर तुम इतने खुश क्यों हो जबकि हम लोग एक दूसरे को हर दिन देखते हैं? और इसी के साथ एमसी मैंने बोलता है, मुझे बेल्डीना को सच्चाई बतानी होगी। और फिर उससे बोलता है, मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जो जल्दी इस फैमिली के ऊपर होगी। और फिर रानो के बोलती है, हाँ आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? और फिर एमसी बोलता है, जो सच्चाई है वो ये है, मैं मर के वापस आया हूँ पास्ट में। और फिर भी बोलती मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ मैं श्योर हूँ, जोर के उन्हें तुम्हें ऑलमोस्ट मार दिया था। और फिर एमसी रानो को बोलता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं है। और फिर बिस्तर सही करते हुए बोलती है, क्या तुम ये जानते हो फैमिली नहीं बल्कि तुम बहुत ज्यादा खतरे में हो। और लग जाती है एमसी को डांटने में। और फिर एमसी ने बोलता है, सबके बाद इसको भरोसा नहीं मेरे ऊपर बिल्कुल भी, ऐसा लगता है ये काम नहीं करेगा। और फिर मेड बोलती है, सीरियसली आखिर अब तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोट लग गई फिर तो तुम फेस्टिवल भी नहीं जा पाओगे। और फिर एमसी सुन के हैरान हो जाता है, क्या फेस्टिवल? और फिर मेड बोलती है, क्या तुम ऑलरेडी भूल गए इसके बारे में? लेडी एलिना बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है इस दिन का जिससे कि वो तुम्हारे साथ जा सके इस फेस्टिवल में और ये बहुत अच्छा मौका होगा तुम दोनों के लिए एक दूसरे के क्लोज आने का। और फिर सब सुनने के बाद एमसी मैंने बोलता है, हाँ ये फेस्टिवल जो हमेशा होता है हर साल में इस टाइम पर, मेरी पिछली लाइफ में मेरे पास टाइम नहीं था इसको एंजॉय करने का।
और ये सब कुछ हुआ था मेरे ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से। और फिर एमसी मेट से बोलता है आखिर कितना टाइम बचा फेस्टिवल को आने में। और फिर ये बोलती है चलो सोचने दो। तो जबकि वो अगले हफ्ते तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है। और फिर एमसी सुनने के बाद बोलता है एक हफ्ता, ये वो दिन है जिस दिन मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। और इसी के साथ एक जन गेट से आके बोलता है ब्रदर क्या तुम अंदर हो? ये वो मेमोरी है जो मुझे लगातार हंट कर रही है। और एमसी को वापस ही याद आ रहा होता है इसकी बहन इसको बुला रही होती है साथ में जाने के लिए। और इसी के साथ बोलता है आज से एक हफ्ते बाद एलिना मारी जाएगी। तो जैसे एमसी अपनी बहन को देखता है जल्दी से आके उसे गले लग जाता है। और एमसी को ऐसा करते देखकर ये भी झुक जाती है और शर्माते हुए देख रही होती है उनकी तरफ। और फिर एमसी के ऐसे बिहेवियर से एलिना भी शर्माते हुए बोलती है आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या है किसी तरीके का मजाक है क्या? और फिर एमसी उससे बोलता है एलिना मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा। और तभी वो एमसी को धक्का देती है और बोलती है जल्दी से मुझसे दूर हटो, तुम तो मुझे डरा रहे हो। और ये धक्का खाने का एमसी मैंने बोलता है क्या तो खतरनाक स्ट्रेंथ है इसकी, जबकि ये एक बच्ची है। क्या ये हमेशा से इतनी ज्यादा ताकतवर होती क्या? और एलिना अपने कपड़े को साफ करके बोलती है बेलिंडा ने मुझसे कहा था यहाँ पे आने को, और यहाँ तो देखो क्या तुम यहाँ पे किसी तरह का गेम खेल रहे हो? तुम्हें कैसा लगता है ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और फिर एमसी बोलता है आखिर क्या ठीक हो जाएगा? और फिर एलिना उसको बताती है कि एमसी ने उसको गुस्से में क्या क्या बोला था। मैंने तुमसे यहाँ से जाने को इसलिए कहा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, बस तुम्हारी सांसों को फील करने से डिस्कस्टिंग सा फील होता है। और फिर एलिना बोलती है क्या तुम भूल गए ये सब कहने के बाद? और एमसी बोलता है क्या मैंने ये सब कहा था? और मैंने बोलता है वैसे मेरी पास्ट लाइफ में हम दोनों की इतनी बनती नहीं थी क्योंकि मैं एक पूरी तरीके से पीस ऑफ शिट था। और फिर एमसी एलिना से बोलता है मुझे माफ कर दो। और उसकी माफी सुनकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं क्या इसने सबसे पहले माफी मांगी? और फिर एलिना बोलती है मैंने सुना था कि तुम्हें औरत ने पीटा है, कहीं उन्होंने तुम्हारे सर पे तो नहीं मार दिया? और फिर एमसी उनसे बोलता है नहीं मैं नहीं पीटा हूँ, मैंने मारा उन लोगों को, आखिर तुम लोग बार बार ये क्यों कह रहे हो कि मैं पीटा हूँ? और तभी अचानक से एमसी को दर्द होने लगता है बहुत तेज और उस दर्द के कारण नीचे बैठ जाता है। और फिर इसी के साथ एलिना बोलती है हाँ तुम क्या कह रहे थे? ये तो साफ साफ दिख रहेगा कि तुम उनसे पीट के आए हो, और तुम जब यहाँ पर आए थे तुम बेहोशी की हालत में थे, तो बताओ क्या कह रहे थे अब तुम? और फिर सबके बाद ये लोग बहुत ज्यादा खुश होकर हंस रहे होते हैं। और एमसी देखता है उन लोग की तरफ और फिर एमसी मुस्कुराता है और इसी के साथ बता रहा होता है जैसा मुझे याद है सबके सब वैसे ही है। आखिर क्यों मैंने पास्ट में इतना सारा टाइम बर्बाद करा यूजलेस चीजों में? जो फेस्टिवल अगले वीक आने वाला है मैंने अपने पास्ट लाइफ में एलिना के साथ उस फेस्टिवल में जाने से मना कर दिया था और उसके साथ ना जाने का एक्सक्यूज दिया था कि जो हम वो रेड करने गए थे और मोस्टर के ऊपर, उस सब की वजह से मैं अपसेट हूँ। और सिर्फ वही दिन था जब मैंने एलिना को आखिरी बार देखा और उसके बाद एलिना की बॉडी मिली थी टुकड़ों में उसके बॉडीगार्ड्स के साथ। मुझे उसके साथ उस जगह पर रहना चाहिए था। और तभी एक जन इसी के साथ गेट खटखटा के बोलता है कि हम लोग अंदर आ जाएं? और हम देखते हैं लोग होते हैं एलिना के बॉडीगार्ड और बोलते हैं तो यहाँ पर हो आप मिस एलिना? और हम इनका नाम बताते हैं। राइट वाले का नाम होता है जेमेल और लेफ्ट वाले का नाम होता है फिलिप। और एलिना इनसे बोलती है क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम्हें बाहर इंतजार करना है? और जेमेल माफी मांग रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, जो सर्वेंट्स है वो कह रहे हैं जो भी उन्हें काम करा फेस्टिवल के सप्लाईज को लेकर आप आकर उसको एक बार देख लीजिए। और फिर एमसी सुनने के बाद बोलता है हाँ आखिर वो लोग एलिना से ये सब की पूछेंगे? और फिर मेट बताती है तुम्हें कैसे पता होगा मेरे लॉर्ड, तुम हमेशा पूरे दिन लेजी की तरह रहते हो। मैं तो ये सोच रही हूँ आखिर पेडियम में आखिर इतने सारे वर्कर्स की कैसे कमी है, इन सब की वजह से यंग लेडी को भी काम करना पड़ता है वहाँ पर। और फिर हम देखते हैं इसी के साथ एलिना जाते हुए बोलती है मैं जा रही हूँ अपना ध्यान रखना। और एमसी बता रहा होता है कि हमारे पास सच में वर्कर्स की इतनी कमी है, मेरा मतलब पहले मैंने ये सब चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था तो ये तो ऑब्वियस है, मुझे कैसे पता होगा ये सब? और फिर एमसी एलिना से बोलता है मैं भी इस समय मदद करना चाहता हूँ। और ये भी देखते हैरानी से पीछे मुड़ के और ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं एमसी की बात सुन के। और इसी के साथ मेट बोलती है क्या इसने खुद का ये मदद करेगा? और फिर एलिना बोलती है कहीं सच में इसके सर पे तो नहीं लगी है? और हम देखते हैं बाहर का सीन, यहाँ पर स्टोर लगे हुए होते हैं और जितने भी आसपास में लोग काम कर रहे होते हैं सबके सब डर रहे होते हैं। और इसी के साथ एमसी चिल्ला के बोलता है मैंने कहा ना मैं मदद करूंगा। और फिर एलिना बोलती है जल्दी तुम यहाँ से चले जाओ, जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे सबके सब डर रहे तुमसे। और हम देखते हैं एलिना एमसी को यहाँ से निकाल रही होती है और एमसी इससे बोलता है क्या तुम इस तरीके से उसको ट्रीट करते हो जो तुम्हारी मदद करना चाहता है? और फिर एलिना बोलती है यहाँ पर एक तरीका जिससे तुम्हारी मदद कर सकते हो, बस तुम्हें यहाँ से दूर रहना है और बिल्कुल भी दिक्कत खड़ी नहीं करना है। और फिर एमसी मैंने बोलता है जो एलिना की बॉडी थी वो यहाँ से बहुत दूर मिली थी गली में, जरूर यहाँ पे कोई ना कोई होगा जो एलिना को वहाँ पे ले गया था और या तो फोर्सफुली इसको यहाँ से ले गए होंगे। इस चीज को रोकने के लिए मुझे सबसे पहले देखना होगा ये सेल के अंदर और बाहर की सारी चीजों को। और तब इसी के साथ आर्मर में एक जन आके बोलता है मेरे लॉर्ड। और फिर देखता है उसकी तरफ ये चेहरा ओल्ड मैन फेरगस। और फिर हाँपते हुए बोलता है आप तो बिल्कुल ठीक ठाक है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल ठीक है। ये जो आपका लोली सर्वेंट है जिसे इसको न्यूज पता चली उन और को लेकर तुम्हारे बारे में, जितना जल्दी हुआ मैं यहाँ पे उतना जल्दी आ गया। और फिर एमसी बोलता है अब इसके बारे में हम लोगों को बात करना बंद कर देना चाहिए। और इसी के साथ एलिना बाजू में से आके बोलती है इनसे ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, तुम्हारी तो टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी है ओल्ड मैन, जब से उठाएगा तब से बहुत ज्यादा अजीब से एक्टिंग कर रहा है, प्लीज जल्दी जाओ इसे रूम की तरफ ले जाओ। और फिर एलिना की बात सुन के बोलते हैं जैसे आपकी इच्छा। और फिर एमसी उन्हें बोलता गुस्सा होके डैम इट ये फिर से मेरे रास्ते में आ रहा है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, चलो अब इससे अच्छा पता लगाते केसल के आसपास के एरिया में छानबीन करके। और फिर एमसी इनसे पूछता है ओल्ड मैन क्यों यहाँ पर एक अबेंडेंट ट्रेनिंग हो लेना केसल के अंदर, ले चलो मुझे उस जगह पर। और फिर ये बोलते हैं मुझे माफ करना क्या ट्रेनिंग हॉल, लेकिन आपको वहाँ पे किस लिए जाना है? और फिर एमसी बोलता है ट्रेनिंग
के लिए। और एमसी की बात सुन के ये भी चुक जाते हैं और बताते हैं रास्ता आओ इस तरफ। और यहाँ आने के बाद एमसी सामने की तरफ देखकर चुक जाता है, क्या ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है जैसा मैंने सोचा था। और आसपास चेक करके मैंने बोलता है ये तो एक परफेक्ट लोकेशन है मेरी ट्रेनिंग करने के लिए एज अ मर्सनरी। मैंने तो ऐसा पहले कुछ भी नहीं दिखा था। और फिर बता रहे होते हैं हम लोगों ने इसको मेंटेन करके रखा है केसल के अंदर। ये कि कभी आपकी इच्छा है इस फैसिलिटी को यूज करने की, मुझे पूरा यकीन है जिस चीज से आप गुजर रहे हैं इस समय ये बस एक शुरुआती फेस है। और फिर से मैंने बोलता है सुनने के बाद क्या कहीं मेरी पास्ट लाइफ में भी इसने ये सब करके तो नहीं रखा था? अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था। और एमसी इनसे बोलता है ओल्ड मैन मुझे बहुत लंबी लाइफ जीनी है सच में, मरना तो बिल्कुल ऐसा फील होता है एक शिट की तरह। और फिर बोलते हैं मुझे माफ करना आप तो बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है लाइफ और डेथ को। और फिर एमसी बोलता है जैसा सोचा था तुम तो बहुत ज्यादा शार्प हो, मैं एक्चुअली मर कर रिजरेक्ट हुआ हूँ। और एमसी की ये बात सुनने के बाद बोलते हैं मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया मेल लोड। और फिर एमसी जाते हुए बोलता है ठीक है तुम अब जा सकते हो ओल्ड मैन, अब मैं स्टार्ट करने वाला अपनी ट्रेनिंग को। और फिर भी झुके बोलते हैं मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। और फिर एमसी बता रहा होता है मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों को इस तरीके से ट्रीट करता था जैसे कि वो लोग मेरे एनिमी हो, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं देख पाया। तो अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। मेरी पास्ट लाइफ में ये चीज सामने आई थी कि जो एलिना की मौत के पीछे था वो था पास की टेरिटरी का लॉर्ड। और उस सब की वजह से जो पेडियम है वो इस वॉर के बीच में आ फंसा जिसके कारण इस फैमिली का डाउनफॉल हो गया। जो एलिना की मौत थी वो स्टार्टिंग पॉइंट था इस फैमिली के डाउनफॉल का। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से सारे के सारे चीजें सही तरीके से सेट करके रखनी है। चलो सबसे पहले ये करते हैं, मुझे अपनी फिजिक को और अच्छी करना है। बस बुरी बात तो ये है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है सबके लिए, लेकिन मैं कम से कम माना जरूर कंट्रोल कर पाऊंगा। और इसी के साथ लंबी सी एक सांस लेता है। माना एक सुपर नेशनल रिसोर्स है और ये काम करता है ह्यूमंस की लिमिट को ब्रेक करने का। बहुत से लोग ये कहते हैं माना को नोटिस करके उसको अपने अंदर लेना ये सबसे ज्यादा मुश्किल का काम है, लेकिन मैं तो ये सब क्योटिक बैटल के दौरान भी आराम से कर पाया था। मुझे कनेक्ट करना होगा माना पार्टिकल्स को जो हवा में से उड़ रहे हैं, और या मुझे इन सब माना को अपने हाथ के बीच में इकट्ठा करके घुमाना है किसी मेरे जैसे के लिए जिसने एक्सपीरियंस करा है हजारों नहीं 10,000 बैटल्स को। माना कोर को क्रिएट करना ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन बस अगर मेरे पास सिर्फ यही चीज होती तो मैं कभी पार्ट नहीं बन पाता स्ट्रॉन्गेस्ट 7 लोगों में से एक का उस तरीके के साथ जो मुझे मिला था आधी जली हुई मैजिक बुक में। और जो नेचुरल माना कोर है इंसानों का मैं क्रिएट कर सकता हूँ सेकेंड नहीं यहाँ तक कि थर्ड। और इसी के साथ कनेक्ट कर देना सारे के सारे कोर को एक साथ जिससे मैं बना सकूं एक एक्सप्लोसिव फोर्स। और ये सब करने के बाद इसकी नाखून मुंह से खून निकलने लगता है। तो 3 कोर मेरी लिमिट है, यहाँ तक कि मैं अपने पास्ट लाइफ में 5 कोर बनाने में कामयाब हो गया था। ये वो तरीका जिससे क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्लोसिव फोर्स को, और वो भी बहुत कम टाइम में। लेकिन इसके रिटर्न में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में माना को लेता है। और यही कारण है जिसके कारण मैं ईडून से हार गया था अपनी पास्ट लाइफ में। अपने साथ वो लेके आया था पूरे के पूरे नाइट ऑर्डर को मेरे साथ फाइट करने के लिए। और जैसे उनसे लड़ने के बाद मेरा माना खत्म हो गया फिर आया वो मुझसे लड़ने के लिए। अगर ये एक फेयर फाइट होती तो मैं डेफिनेटली उसे जीत जाता। और जो ये टेक्निक है ये एक अनस्टेबल टेक्निक है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है मेरे लिए क्योंकि मेरे पास अभी एक जवान बॉडी है और अभी बहुत सारा टाइम है मेरे पास। इस बार मैं लूंगा तुम्हारा सर ईडून, और यहाँ तक कि वो बास्टर्ड लोग भी जो डेल्फिन फैमिली के पीछे खड़े हैं जिन लोगों ने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में मदद करी, मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। और इसी के साथ एक हफ्ता गुजर जाता है ये देने का फेस्टिवल का। और यहाँ पे एमसी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और जा रहा होता है अपनी तलवार के साथ इस जगह से। और एमसी को यहाँ देखकर एलेना भी हैरानी आती है और एमसी से पूछती है वाह तुम तो यहाँ पे सच में आ गए, आखिर उस सब का क्या हुआ? तुम कह रहे थे ना कि तुम ऐसे फेस्टिवलों में आते नहीं हो। और फिर एमसी बोलता है वेल ऐसा पेडियम होकर मुझे पूरे हफ्ते में एक बार तो आना ही चाहिए इस फेस्टिवल में। और फिर एलेना बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा अजीब सी एक्टिंग कर रहे हो कुछ दिनों से, मैंने सुना कि तुम पूरे इस हफ्ते सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और फिर एमसी बोलता है आखिर ऐसा ट्रेनिंग करने में क्या गलत है, मैं एक नाइट फैमिली का हूँ वैसे भी, तो मुझे ये सब तो करनी पड़ेगा। और फिर एलेना बोलती है एमसी की बात सुनने के बाद तुम तो पहले बिल्कुल परवाह नहीं करते थे इन सब चीजों को लेकर, तुम ही ने ये खुद कहा था कि डेट बहुत ज्यादा अनोइंग है और ये चाह रहे थे कि तुम ऑलरेडी लोड बन जाओ। और एलेना की बात एमसी को बहुत ज्यादा चुभती है। फिर जैसा भी अभी सब कुछ चल रहा है वो मुझे पसंद है, ऐसा लग रहा है कि पहले वाले तुम वापस आ चुके हो। और एमसी देखता है अपनी बहन की तरफ और इसी के साथ बता रहा होता है मुझे इन कुछ हफ्तों में एक चीज तो समझ में आ गई है, मेरा चीजें करने का तरीका चेंज होने से जो फ्यूचर है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जो नॉर्मल फ्लो है चीजों के आगे बढ़ने का शायद इसकी वजह से ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन छोटी मोटी घटनाओं पर मेरे बीच में आने से फ्यूचर चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी इस समय जो मेरा काम है वो ये है कि मेरी फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन का अच्छे से यूज करना, ये मेरी जॉब है। मुझे हर सिचुएशन पर अच्छे से रिस्पॉन्ड करना है बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से। जितनी मेरी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं ये एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर जा रहे होते हैं और फिर इस सब के बाद एलेना बोलती है सच में इसमें बहुत ज्यादा मजा आ गया, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा बोरिंग होते आ रहा है। ये चीज हर बार होती है हर साल, और यहाँ पे इस साल भी कोई नई चीज नहीं है। और फिर हमसे उन्हें बोलता आसपास देखकर जो फेस्टिवल वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब कुछ इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं एलेना के साथ हूँ। और तभी एक जन बोलता है क्या तुम दूसरे एरिया को चेक करना चाहती हो? और फिर हमसे देखता हो सब आज की तरफ और हम देखते हैं इसके बाजू में आके बोलता है मेरे दोस्त ने बताया कि पास में एक इवेंट होने वाला है, तो क्या कहना तुम्हें इसके बारे में? और फिर एलेना बोलती है क्या सच में? और चले आती
जाती है उसके साथ। ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें तो मजा आएगा। और फिर एमसी उसकी तरफ देखकर बोलता है तो ये तुम दोनों हमारी फैमिली के ट्रेटर्स। और फिर एमसी बता रहा हूँ इन लोगों के बारे में। एलेना को एस्कॉर्ट करने वाले नाइट जेमल और फिलिप ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड नाइट है, क्योंकि इन लोगों ने एलेना को बचपन से प्रोटेक्ट करा है। और ऐसा कहा गया था कि एलेना को बचाने के चक्कर में ये लोग भी वहीं पे साथ में मारे गए थे। और हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ जाते हैं और ये नाइट दिखा रहा होता है, ये देखो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सब कुछ खाली खाली होता है। और फिर देखते हैं आसपास, आखिर ये सब क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम श्योर हो कि परफॉर्मेंस ऐसी जगह पर होने वाली है? और फिर पीछे से वो नाइट बोलता है ऐसा लगता है वो लोग तैयार नहीं है अभी इस समय, ऐसा लगता है जो लोग यहाँ पे आने वाले थे उन लोगों को लेट हो गया है। और फिर लेना बोलती चिल्लाते हुए मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, क्या तुम परफॉर्म करोगे इसी जगह पर? और इन्हीं सबके बीच एमसी आसपास दिख रहा होता है। जैसा सोचा था, यहाँ आसपास देखने पर ऐसा लगेगा कि ये सिंपल सी एक खाली सी गली है, लेकिन जरा देखो तो यहाँ पे हर रास्ते पर बहुत सारी चीजें रखी हुई है आने जाने रास्तों को ब्लॉक करने के लिए। उन लोगों ने जरूर सारी तैयारी प्लेस करके रखी है। और इसी के साथ लेना खींच के ले जा रही होती है एमसी को, चलो ब्रदर चलते हैं यहाँ से। और फिर पीछे से ओनाइट बोलता है यंग लेडी आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर आए गए हैं तो हमें शो देख के जाना चाहिए? और फिर लेना बोलती है नहीं मुझे नहीं देखना, मैं नहीं देखना चाहती इस जगह पर इसे शो को। और फिर एमसी बोलता है क्या तुमने कुछ वर्कआउट कराया क्या? आखिर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? और फिर भी देखती गुस्से में हाँ। और सामने नाइट आ जाता है और उससे बोलता है यंग लेडी चलो यहाँ पे थोड़ा सा और देर रुकते हैं। और उसका चेहरा देख के एलेना डर जाती है। फिलिप और फिर उन लोगों को देखकर बोलती है आखिर तुम लोग ऐसी अजीब सेटिंग क्यों कर रहे हो? आखिर तुम लोगों के साथ आज ये क्या हुआ है? और फिर बोलता है हम लोग तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, बस बात ये है कि हमें एक बहुत ज्यादा अच्छी रिक्वेस्ट मिली है। और फिर बोलती है एक रिक्वेस्ट मिली है। और इसी के साथ यहाँ पर एक जन आ रहा होता है और हम देखते हैं इसके साथ दो लोग आते हैं इसके पीछे। और ये नाइट से बोलता है जैसा सोचा था तुम्हारा काम तो बहुत ज्यादा क्लीन है। और फिर नाइट बोलता है ऑफ कोर्स जैसा हम लोगों ने डील करा था, हम लोग यहाँ पे यंग लेडी को लेके आ चुके हैं। और फिर सामने तरफ देखकर बोलता है ये तो पेडीएम का बेटा है, मुझे नहीं लगता कि मैंने रिक्वेस्ट करा था इसको यहाँ पे लाने के लिए। और फिर नाइट बोलता है हम लोग इसे तुम्हें फ्री में दे देंगे। ये यहाँ पर हमें बेवकूफ की तरह फॉलो करते हुए आ गया, ये ना जानते हुए कि ये इसका ग्रेवयार्ड होने वाला है। और फिर एमसी नाइट से बोलता है जेएमएल तो तुम लोगों ने हम लोग को भेज दिया है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये सब करने से तुम बच सकते हो? और फिर नाइट एमसी से बोलता है तुम्हें सबसे पहले अपनी चिंता करने के बारे में सोचना चाहिए, हम लोग तो यहाँ इस जगह से बहुत दूर भाग जाएंगे। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर रह के बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, एक ऐसी जगह जो पूरी तरीके से कंगाल है, आखिर कौन रहना चाहेगा इसी जगह पर? और मैं श्योर यहाँ पर हमारे अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पेडीएम को छोड़ के जाने वाले हैं। और तभी एमसी जल्दी से आके अपनी तलवार से इसको काट देता है और अचानक से हमला देखकर ये भी हैरान हो जाता है। हाँ, और ये लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं उसको इतनी फास्ट तरीके से मरता हुआ देखकर। और फिर उसके बाद उसके दोनों टुकड़े गिर रहे होते हैं। और फिर एमसी बोलता है लेकिन कम से कम उन लोगों ने हमें बेचा तो नहीं है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और देखता गुस्से में पीछे की तरफ और तभी एमसी की बहन को पकड़ लेता है जेमेल वो तो एक इडियट था, आखिर वो कैसे एक नाइट होकर तुम्हारे जैसे किसी से हार सकता है? और इसी के साथ एमसी अपनी तलवार फेंक के मारता है उसके सर पे। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? और एमसी के अटैक पड़ने के बाद ये क्यों अरे मारा जाता है? और साथ में जो लोग आए थे वो बोलते हैं क्या तुम श्योर हो कि ये पेडीएम का सबसे बड़ा बेटा है? मैंने सुना था कि इसके पास कोई भी रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही किसी तरीके की ट्रेनिंग। नहीं, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पेडीएम का ही बेटा है, इसमें कोई गलती नहीं है। और फिर मैंने बोलता है हालांकि उन नाइट लोगों का गार्ड डाउन था, लेकिन फिर भी इसने उन्हें एक झटके में मार दिया, और वो भी ऐसे अटैक के साथ जो मानव को यूज करते हैं। और हम देखते हैं एमसी की बहन भुजाया डर जाती है और उसे गले लगा के बोलती है बिग ब्रदर आखिर ये सब क्या हो रहा है? और फिर हमसे कुछ नहीं कहता और जल्दी से उसे गर्दन पे मार के उसको बेहोश कर देता है। अभी के लिए तुम यहाँ पर आराम करो। और फिर पीछे से वो आदमी बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वो काम करने के लिए, तुम तो सच में बहुत ज्यादा अलग हो जैसा हमने सोचा था, हम लोग वैसे ही प्लानिंग कर रहे थे इस सब के बाद इन लोगों को मारने की, क्या तुम अपने असली स्किल को इतने समय से छुपा रहे थे? और फिर एमसी उस नाइट के सर से अपनी तलवार निकाल के बोलता है अगर ऐसा है भी तो तुम्हारा क्या लेना देना है? और उनको देखकर मैंने बोलता है ये 3 लोग हैं, जो 2 लोग इसके आसपास हैं वो लोग तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है बीच वाला है ये पूरी तरीके से माना से भरा हुआ है, मुझे जल्दी से खत्म करना होगा। और उसी के साथ बनाता अपने हाथों में रस्सियों को। चलो मुझे एक चीज पूछने दो तुमसे, जो ये रिक्वेस्ट थी कि तुम्हें एलेना को पकड़ना है, आखिर किसने की थी? और सामने से वो बोलता है वेल आखिर एक मरे हुए इंसान को ये सब जानने की क्या जरूरत है? और फिर एमसी उनसे बोलता है मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं कहोगे, चलो कोई बात नहीं, तुम अभी जल्दी अपने मुंह से खुद बताओगे। तो जैसे एमसी की बात सुनते हैं इसके पीछे वाला साथी बोलता है क्या मैं उसकी गर्दन काट के ले आऊं यहाँ पर? और फिर उसको मना कर देता है नहीं, उसको तुम्हें यहाँ पे जिंदा पकड़ के लेके आना है और तोड़ना उसके शरीर की सारी हड्डियों को, जिससे कि वो इस सब की वजह से पागल सा हो जाए, इसे पूरी तरीके से दर्द में तड़पना होगा, जिससे कि ये ब्यूटीफुल तरीके से बन के बाहर आए। और फिर इसी के साथ आ जाते हैं एमसी के ऊपर हमला करने के लिए। और इसी के साथ एमसी अपने पास से एक चीज निकालता है और फेंक देता है इन लोगों के सामने। और फिर इसको देखकर बोलता है क्या एक पटाखा? और इसका ध्यान न होने की वजह से एमसी फटाक से इस पटाखे को काटकर इसके सर पे हमला कर देता है और घुसा देता अपनी तलवार को उसके सर के अंदर। और इसी के साथ इसका साथी आता है बाजू से एमसी के ऊपर हमला करने के लिए और उससे बोलता है तुम ऐसी ट्रिक का यूज कर रहे हो, और अटैक कर देता है एमसी के पीछे से। और एमसी से बहुत आराम से ब्लॉक कर देता है और देखता है पीछे को उसकी तरफ और फटाक से उसकी तलवार के आसपास अपने हाथ को लपेट लेता है और खींच लेता है उसके पास से उसकी तलवार को। और इसी के साथ अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है और एमसी को अपनी तरफ एक हमला आता हुआ महसूस होता है
और हम देखते हैं इन लोगों का जो बॉस होता है वो एमसी के पीछे से आके एमसी के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं एमसी ने इसे बहुत बढ़िया तरीके से ब्लॉक कर दिया होता है और देखता है उसकी तरफ मुड़ के और एमसी को ऐसा ब्लॉक करते देखकर ये भी हैरान हो जाता है और मैंने बोलता है क्या इसने मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर दिया, ये तो एक परफेक्ट छुपा हुआ अटैक था। और इसी के साथ एमसी घूम के जाता है और एक कट मारता है अपनी तलवार से उसके गर्दन के पास और ये भी हैरान हो जाता है एमसी के इस अटैक से और बचने की कोशिश करता है साइड में हटके और एमसी के इस अटैक से इसका पाइप कट के नीचे गिर जाता है और फिर वो बिना कोई टाइम बर्बाद करे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है जल्दी से और एमसी इसके इस अटैक को अपनी 2 तलवार से ब्लॉक कर देता है और फिर हम देखते हैं एमसी ने जो पहले अटैक करता है इसके गर्दन के बाजू में से उस अटैक से इसकी गर्दन कटते कटते बचती है और इसी के साथ बता रहा होता है मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, अगर मेरे पास माना की कमी होती तो सच में अभी मेरी गर्दन कट चुकी होती। और फिर सब देखकर एमसी ने बोलता है आखिर ये कैसे अभी तक बचा हुआ है इसे गर्दन पे अटैक खाने के बाद भी, क्या इसने अपने सारे माना को अपने गर्दन के पास फोकस कर लिया है जिससे डैमेज को कम कर सके। और इसी के साथ जो एमसी के ऊपर अटैक करा था वो बोलता है मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसी अजीब सी स्वॉर्डमैनशिप इस उम्र में कैसे सीखी है, लेकिन अब तुम यहाँ पे मरोगे तो मुझे यहाँ पे हरा नहीं सकते ऐसे इतने कम माना के साथ। और फिर हंसते हुए बोलता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मरने से। और फिर एमसी उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराता है और ये भी हैरान हो जाते हैं एमसी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर। और इसी के साथ एमसी अपनी तलवार को जमीन पे लगाता है और पीछे से घुमा के लाता है अपने पैर को उसकी तरफ और मार देता है बहुत तेज लात उसकी मुंह पे। और ये लात खाने के बाद ये दूर जाकर रुकता है और फिर एमसी से बोलता है क्या मैंने तुमसे अभी ये नहीं कहा इतने कम माना के साथ ऐसे छोटे मोटे अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। और तभी अचानक से इसके साथ कुछ होता है और नीचे गिर के खून की उल्टी करने लगता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है, उसने जो अभी अटैक करा था उसकी पावर तो बहुत कम थी, ऐसा हो नहीं सकता कि इसकी ऐसी स्किल के साथ इसका अटैक मेरी इनहेंसमेंट के पार चला गया। और फिर एमसी इसके पास आ रहा होता है और इससे बोलता है मैंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि एलिना के मरने के पीछे यहाँ पर सच में एक कल्प्रेट है, तो वो तुम थे, अब तैयार कर लो अपने आप को। और इसी के साथ यूज करता है अपने थर्ड कोर को और फिर हैरान हो जाता है क्या आखिर ये सब क्या है, अचानक से तुम्हारा माना इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। और तभी एमसी बिना कुछ बोले अपनी दोनों तलवार से इसको ऊपर आ जाता है अटैक करने के लिए और ये भी हैरान हो जाता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ लगातार बहुत सारे अटैक करता है इसके ऊपर और फिर अपनी तलवार को पीछे करता है और मार देता है पूरी ताकत से उसकी तलवार पे। और ये अटैक को ब्लॉक करने की वजह से इसके हाथ भी कप जाते हैं। और फिर मैंने बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, इसके अटैक को ब्लॉक करने भर से मेरे हाथ तो सुन पड़ जा रहे हैं, चाहे कोई कितना भी माना अपने अंदर से निकाल ले लेकिन तब भी वहाँ पर एक लिमिट होती है कि तुम कितने मानों को यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसे तरीके के बारे में जिसमें तुम एकदम से अपने मानों को बढ़ा सकते हो और वो भी इतने ज्यादा अमाउंट में। ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई दूसरा इंसान है। और तभी एमसी बहुत पावरफुल अटैक करता है इसकी तलवार पे और तोड़ के रख देता है इसकी तलवार को। और तलवार के टूटने के साथ साथ इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा कट भी पड़ जाता है। और फिर एमसी अपना बिना कोई टाइम बर्बाद करे स्पीड में आता है अपनी तलवार को सीधा लेकर और घुसा देता है उसके पेट में। और जैसे ये तलवार पड़ती है बहुत तेज चिल्लाता है और फिर एमसी उसी गर्दन पे हाथ रख के उसको पीछे की तरफ घुसा देता है और उससे बोलता है चलो अब खत्म करते हैं अपनी बातचीत को जो हम लोगों ने पहले छोड़ दी थी, चलो बताओ आखिर कौन है इस सब के पीछे। और इसी के साथ ही जल्दी से अपने खंजर को निकाल के बोलता है मैं इतनी आसानी से नहीं हार मानूंगा, मैं कम से कम अपने साथ प्लेडियम की यंग लेडी को लेके जाऊंगा, तो मरो अब तुम। और जैसे ये डिगर फेंकने वाला था तभी बाजू में से रस्सी आके इसका हाथ पकड़ लेती है और हम देखते हैं एमसी ने इसके हाथ को अच्छे तरीके से पकड़ लिया होता है अपनी रस्सियों से। और फिर इससे बोलता है तो क्या कहना है इसके बारे में, चलो एक डील करते हैं, बिल्कुल भी कुछ ट्राई करने की कोशिश मत करना जब तक तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देते, और जैसे तुम मेरा आंसर दे दोगे तुम्हारे अंदर से मैं अपनी तलवार निकाल दूंगा। और फिर मैंने बोलता है क्या जो ये रस्सियां हैं वो माना से बनाई गई हैं क्या, मैं तो अपना हाथ बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ, आखिर इसने रस्सी बनाई कब थी। और इसी के साथ इसको याद आता है लड़ने से पहले इसने बना के रख लिया था इन रस्सियों को। और फिर एमसी से बोलता है मैं श्योर हूँ तुम्हारे जैसे किसी को पता होगा कि कैसे ठीक करना है ऐसे घाव को, क्यों, और इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हारे माना कोर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो। और फिर हैरान हो जाता है एमसी की बात सुन के क्या। और फिर हम देखते हैं इसी के साथ एमसी अपनी एनर्जी डालता है अपनी तलवार में और छोड़ देता है उस एनर्जी को उसके कोर की तरफ। और तभी इसका कोर छिटक जाता है और ये सब महसूस करने के बाद मैंने बोलता है क्या मेरा माना कोर तो छिटक रहा है। और फिर एमसी को चिल्ला के बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम दोनों को दोनों यहाँ पर एक साथ फट जाएंगे। और फिर एमसी उसको घूर के देखता है अपनी नीली आंखों से और उससे बोलता है ऐसा वो लोग करते हैं जिनको कुछ नहीं आता, ये सब मैं हैंडल कर सकता हूँ। और फिर एमसी को ऐसा देखकर ही मैंने बोलता है ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, मुझे इसकी आंखों में मौत दिख रही है। और तभी चिल्ला के बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ, ये सब करवाया काउंट डेस्मोंड ने, वही है जिसने हमको ये सब करने को कहा था और उसने ये कहा था कि उसको एक बहाना चाहिए पेडियम और डिगेट फैमिली के बीच में वॉर कराने के लिए। और फिर एमसी सुनने के बाद बोलता है अच्छा तो ऐसा है। और फिर मैंने बोलता है तो इस सब के पीछे डेमोंड था, तो इसलिए तुम मानना चाहते थे एलिना को, क्यों। और फिर ये बोलता है हाँ। और तभी ये सुनने के बाद एमसी घुसा देता अपनी तलवार को और अंदर और फिर चिल्लाते बोलता है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने तो ये कहा था कि तुम अपनी तलवार हटा लोगे। और फिर एमसी बोलता है आखिर क्या हुआ, तुमने अपने टाइम पे बहुत सारे लोगों को मारा है और जब तुम्हारी बारी आई है तो तुम डर रहे हो। और तभी सामने से हंसने लगता है और उसको एहसास देकर एमसी भी चौंक जाता है। और फिर एमसी के सर पे अपने सर को टकरा के बोलता है कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर तुम यहाँ पे मेरे को मार भी दोगे तो, मैंने अपना काम ऑलरेडी खत्म कर चुका है उस डिगेट फैमिली को लेकर। और तुम्हें कैसा लगता है कि इस सब के बाद लोग तुम्हारे जैसे बच्चे की बात सुनेंगे, पेडियम जरूर आंख में मिलेगा इस वॉर की वजह से। और फिर एमसी उससे बोलता है चलो मुझे तुम्हें कुछ कहने दो, मैं जो हूँ
हूँ वो मर के वापस आया हूँ, इस बार सब कुछ अलग होगा पहले से। और इसी के साथ इसे कोर को तोड़ रहा होता है और ये बहुत तेज चिल्लाता है इसकी वजह से। और इसी के साथ आसमान में एक पटाखा जाता है और फट जाता है। और हम देखते हैं जय का सीन, इसकी भी सेम हालत हुई होती है। और फिर उसको मारने के बाद एमसी भी हाँफ रहा होता है और देखता है पीछे की तरफ। और हम देखते हैं उसकी बहन तो यहाँ पे सो रही होती है और इसी के साथ अपनी तलवार को छोड़ देता है और ऊपर को मुंडी करके एक लंबी सी सांस लेता है। और तभी अचानक से कुछ होता है और खून की उल्टी करने लगता है नीचे गिर के। डैम इट, जब मैं मर्सनरी था तब तो मैं ऐसे 3 कोर को आराम से तोड़ देता था। और फिर इस घर की तरफ आ रहा होता है और बोलता है इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। और जल्दी से गेट खोल के आता है इस घर के अंदर। और यहाँ पर हम देखते हैं उन लोगों ने यहाँ पे 2 लोगों को मार दिया होता है। और इनको देखकर मैंने बोलता है मेरे पिछली लाइफ में एलिना के अलावा भी यहाँ पे 2 लोगों की बॉडी मिली थी, जैसा अभी उस आदमी ने कहा था उसके अनुसार। जिसको उसने यहाँ पे पहले मारा है वो डीगेट का बेटा है। ऐसा लगता है यहाँ पर ये मारा गया अपनी स्कॉट नाइट के साथ। तो इस तरीके से उन लोगों ने ये प्लान किया था, यहाँ इन लोगों के ऊपर इंजाम लगा दिया था एलिना के किलर होने का। और जैसे ये चीज सामने आई वैसे ही स्टार्ट हो गई वॉर। चलो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी एविडेंस है सबको साफ करते हैं। और हम देखते हैं एमसी आग लगा के आ जाता है उस घर के अंदर और जा रहा होता है इस जगह से अपनी बहन को पीठ पे बिठाकर। और इसी के साथ बोलता है जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं एमसी को यहाँ से जाते हुए एक जन दिख रहा होता है छत के ऊपर से और गायब हो जाता है इसी के साथ। और जो वहां से गायब हुआ था वो जल्दी से इस जगह पर आकर बता रहा होता है जो मिशन वो फेल हो चुका है। और आसपास में ये लोग बोलते हैं आखिर ये सब कैसे हो सकता है, हम लोगों ने तो नाइट्स को भी भेजा था और उन लोगों के साथ में फ्रैंक भी था द बेस्ट, और तुम वहां पर एक लड़की को नहीं संभाल पाए और तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया ये समझ के कि ये बहुत ज्यादा आसान काम था। और फिर ये बोलता है ये सब कुछ हुआ है वो गिस्लेन पेडियम की वजह से। और फिर लोग भी हैरान होते हैं क्या गिस्लेन, वो नॉर्थ का यूजलेस बास्टर्ड। मैं श्योर हूं कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता होगा कि जो गिस्लेन है वो एक पीस ऑफ शिट है, या तुम सच में उसको यूज कर रहे हो एक एक्सक्यूज के रूप में। और फिर बता रहा होता है नहीं, जैसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन और आसपास के रूमर्स हैं वो उन सब से बिल्कुल अलग है। और वो सब कुछ बता रहा होता है एमसी के बारे में, ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि वो एक पूरे तरीके से कोई दूसरा इंसान है। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी अपना पहला काम पूरा कर दिया है डीगेट फैमिली को लेकर, तो इसलिए वो रिस्टार्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए इस सब के लिए। और फिर सबके बाद उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तुम चुप हो जाओ, तुम तो उस बच्चे को लेकर इन्फॉर्मेशन तक पता नहीं कर पाए, तुम समझ रहे हो ना इससे हम लोग कितना ज्यादा पीछे हो चुके हैं। तुम तो ऐसे आसान मिशन को भी कंप्लीट नहीं कर पाए और तुम यहाँ पर एक और मौका चाहते हो, एलिमिनेट कर दो अभी से। और तभी सामने से एक जन बोलता है कितनी ज्यादा आवाज कर रहे हो तुम लोग, तो बताओ आखिर तुम्हें किस तरीके का मौका चाहिए। और फिर बोलता है मैं रास्ते से हटा दूंगा गिस्लेन पेडियम को। और सामने से वो बोलता है आखिर कैसे करोगे तुम ये सब। और फिर बोलता है यहाँ पर एक जन है जो ये सब कर सकता है। और आसपास में जो लोग होते हैं वो बोलते हैं आखिर कौन। और फिर वो बताता है उसका नाम है केन लॉक्स, वो फेमस है अपनी स्ट्रेंथ बेस्ड स्वॉर्डमैनशिप को लेकर। भले वो एक यंग एज का है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर बता सकता हूँ यहाँ पर पूरे नॉर्थ में ऐसा कोई भी नहीं है जो मैच करता है इसकी स्ट्रेंथ के साथ। और इसी के साथ जो केन है वो गिस्लेन का कजन है, तो मैं सोचूं हम लोगों को फोर्स नहीं करना पड़ेगा उन लोगों को आमने सामने लाने के लिए। और तभी सबके बाद आसपास में जितने भी लोग बैठे होते हैं सबके सब चुप हो जाते हैं। और तभी जो सामने बड़ी सीट पे बैठा हुआ होता है वो बोलता है अगर तुम फिर से फेल हो गए तो यहाँ पर कोई भी अगला टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। और फिर इसके साथ चिल्ला के बोलता है मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और उसके बाद हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है पेडियम के एसएल के ट्रेनिंग हॉल में। और यहाँ पर ओल्ड मैन आके बोलते हैं एक्सक्यूज मी मास्टर। और तभी सामने से स्पीड में कोई माना वाली रस्सी आती है और यहाँ इसके बाजू में जो तलवार रखी थी उसको पकड़ लेती है और वापस पीछे की तरफ निकल जाती सोड लेकर। और एमसी पकड़ लेता है सोड को और आसपास घुमाते हुए बोलता है चलो ये ठीक है इतना काफी होगा। और फिर एमसी सामने देखता है ओल्ड मैन की तरफ और उनसे बोलता है हाँ तो कैसा आना हुआ ओल्ड मैन फेरगस। और फिर बोलते हैं मुझे माफ करना आप ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फोकस थे लेकिन अभी जो आपने किया था वो कैसे किया था। और फिर एमसी दिखाता है क्या इस तरीके से कैसे कहते हैं माना थ्रेड, इसमें मैं माना को यूज कर रहा हूँ ये रस्सी बनाने के लिए। और फिर मन में सोच रहा होता है ऐसा बोल के मेरी पास्ट लाइफ में तो मैं इसको बहुत बार यूज करता था लेकिन अभी इस समय मेरा कम लेवल होने के कारण मुझे अपने थर्ड कोर को यूज करना पड़ता है इस टेक्निक को यूज करने के लिए, क्योंकि अभी इस समय मेरे पास माना बहुत कम है। लेकिन अगर मैं माना से बनी हुई कम रस्सी को यूज करूंगा तो मैं इन्हें बार बार यूज कर सकता हूँ भले मेरे पास कम माना क्यों ना हो। और इसी के साथ सामने ओल्ड मैन बोलते हैं हालांकि मैंने इतने लंबे समय से ट्रेनिंग करी है माना को लेकर लेकिन मैंने कभी भी इस तरीके की स्किल नहीं देखी। और फिर मैंने बोलते हैं कुछ दिनों पहले तो ये माना यूज ही नहीं कर पाते थे और यहाँ तक की ट्रेनिंग भी नहीं करते थे, तो आखिर इन्हें कैसे आइडिया मिला माना को इस तरीके से यूज करने का। और फिर एमसी बोलता है चलो ये सब छोड़ो तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें क्या कुछ चाहिए था क्या मुझसे। और फिर ओल्ड मैन बोलते हैं वेल बस मुझे आपसे यहाँ पर आकर ये कहना था। और फिर एमसी बोलता है क्या कहना था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर एमसी बोलता है तुम मुझे थैंक यू कर रहे हो, ये कुछ ऐसा जिसे मुझे करना चाहिए था। और फिर इसके बाद बोलता है चलो फिर चलते खाने पर। और फिर इसी के साथ कुछ दिन गुजर जाते हैं और एमसी बता रहा होता है फेस्टिवल भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और ये तो होना ही था क्योंकि गार्ड नाइट ने ट्राई करा यंग लेडी को बेचने का। और हम देखते हैं जय का सीन, यहाँ पर एलेना बोलती है सबके सब ये सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जब मैंने उनसे ये कहा कि तुमने मुझे बचाया है तुम्हें जाके कुछ ना कुछ कहना चाहिए सबके बारे में। और फिर एमसी बोलता है सब कुछ ठीक है, अगर उन्हें भरोसा करना है या नहीं करना हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फिर पीछे से मेट बोलती है गुस्से में वो जेमल और फिलिप वो आपको यहाँ से ले जा रहे थे खुद के लिए, वो बादशाह कहीं के वो लोग तो सच में एक परवट है। और फिर एमसी बता रहा
रहा होता है, अब एलेना ठीक है और मैंने वॉर को भी होने से रोक दिया है, लेकिन मैं श्योर हूँ वो लोग हार नहीं मानेंगे। मैं उन लोगों को खुद से अकेले हमेशा नहीं रोक सकता, मुझे जल्दी जल्दी बढ़ाना होगा मिलिट्री फोर्स को। और फिर बाहर से मेड आके बोलती है एक्सक्यूज मी और लेके आती खाने को। और फिर हमसे उन्हें बोलता है और ये सब करने के लिए मुझे और ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर जाना होगा। और हम देखते उसका खाना एक ब्रेड होता है और एमसी भी हैरान होता है इसको देखकर और सामने मेड से पूछता है बेलिंडा आखिर हमें शुरुआत में ये नाश्ते वाली चीज क्यों मिल रही है? क्या नाश्ता? तुम्हें पता है ना हमारे हालात कैसे हैं। औरतें ही बाहर से बहुत ही चिल्लाने की आवाज आती है और बाहर से चिल्ला रहे होते कंपनसेशन के लिए कि जितना भी डैमेज हुआ फेस्टिवल न चलने के कारण उन सबका कंपनसेशन मांग रहे होते हैं ये लोग। और ये सब के सब कैसल के बाहर चिल्ला रहे होते हैं कंपनसेशन कंपनसेशन। और यहाँ सामने गार्ड से बोलते हैं ये जल्दी आओ बाहर, तुम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे बना रहे हो। और फिर गार्ड बोलता है प्लीज शांत आओ शांत आओ। और फिर एमसी देखता है खिड़की से नीचे की तरफ आखिर ये सब क्या हो रहा है। और फिर बेलिंडा बताती है मुझे पता था कि ये लोग ये करेंगे। तुम्हें पता है ना हमारी जो कंट्री है वो पूरी तरीके से मशीनरी से भरी हुई है, जो लोग रहने के लिए प्रॉफिट कमाते हैं और वो प्रॉफिट आता है फेस्टिवल से। पिछले साल का फेस्टिवल इनके लिए काफी अच्छा था, तो जबकि फेस्टिवल कैंसिल हो गया एक दिन के अंदर ही अंदर, तो ये तो मेक सेंस करता है ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। और फिर एमसी बोलता है हैरान होके कि हमारी कंट्री की सिचुएशन सच में इतनी ज्यादा बुरी है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लोग धीरे धीरे और ज्यादा एग्रेसिव होते जाएंगे अगर मैंने सबको लेकर कुछ भी नहीं करा तो। ओल्ड मैन आखिर जो तुम्हारे सोल्जर हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी से उन लोगों को नीचे भेजो और जितने भी ये भीड़ है उन लोगों को शांत करवाओ। और फिर ये बोलते हैं हमारे पास एक भी नहीं है। और एमसी भी हैरान हो जाता है सुन के क्या उनमें से बहुत सारे लोगों को भेज दिया गया है मोस्टर पोस्ट के जंगल में रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि वो ऑर्किडेट की वजह से। और फिर एमसी बोलता है डेमिट, तो वो सारे के सारे वहां पर हैं। और इसी के साथ एमसी बताता है जो पेडियम है वो बेसिकली इटर्नल वॉर में हैगा, क्योंकि उन बारबेरियंस की वजह से जो नॉर्थ में हैंगे। और उसके दूसरे तरफ हैगा फॉरेस्ट ऑफ मोस्टर, जिस जगह से मोस्टर आते हैंगे कोई भी पैसे नहीं है और ना ही सोल्जर है। क्या तो बुरी हालत होके रखी हुई है। बेलिंडा चलो बात करते हैं, तुम हो ना जो मैनेज करती हो मेरे पैसों को, क्यों? चलो उसको यूज करते हैं सब लोगों को शांत करने के लिए। और फिर एमसी को बोलती है यहाँ एक भी पैसे नहीं है। और एमसी बोलता है आखिर क्यों नहीं है? और बेलिंडा बोलती है क्या आप भूल गए हो जो काउंट्स थे उनने आपकी पॉकेट मनी कट कर दी है, क्योंकि आप अपने पैसे ऐसी बेफालतू में खर्च करते थे और बहाते रहते थे पानी की तरह। और फिर एमसी उन्हें बोलता है जे रुको, तो इसका मतलब मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, मैं पूरी तरीके से ब्रोक हो चुका हूँ। और बेलिंडा से बोलता है तो मुझे कुछ पैसे दो। और फिर हंसते हुए बोलती है मेरे पास भी कुछ नहीं है, डेमेट ना ही पैसे है ना ही सोल्जर है, आखिर हमारे पास है क्या? बिना थोड़े बहुत पैसों के मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, भले यहाँ तक कि मुझे फ्यूचर भी क्यों ना पता हो। मुझे सबसे पहले कैसे भी करके पैसों को बंदोबस्त करना है। यहाँ पे कोई तरीका नहीं है क्या? यहाँ पे जरूर इस स्टेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। और तभी एक जन गेट से आके बोलता है यंग मास्टर। और एमसी भी देखता है हैरान होकर उसकी तरफ और उससे बोलता है रिकार्डो आखिर क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में हो? और फिर बोलता है यहाँ पर एक दिक्कत है, यंग मास्टर केन आपसे मिलना चाहता है। और एमसी नाम सुनने के बाद बोलता है क्या केन? और हम देखते हैं जय का सीन, यहाँ पर कमांडर को एक जन बहुत पीटा हुआ होता है और तभी एक और मुक्का मारता है इसके मुंह पे। और इसी के साथ एक और मुक्का लाता है स्पीड में और मार देता है कमांडर के पेट पे। और ये मुक्का खाने के बाद इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है और सीधे यहाँ जमीन पे आके गिर जाता है। और एमसी भी यहाँ पर गेट पर आ चुका होता है और ये एमसी से बोलता है यंग मास्टर। और एमसी देखता है उसकी ऐसी हालत को और जिसने उसकी ऐसी हालत करी होती है वो सामने से बोलता है तो तुम यहाँ पर आ चुकी हो। और ये एमसी के ठीक सामने आता है अपने बड़े से शरीर के साथ और एमसी की तरफ मुस्कुराते हुए बोलता है हे गिस्लेन। और जैसे एमसी उसे देखता है कुछ बोलता नहीं उससे, सिर्फ घूर के देख रहा होता है उसको। और मैंने बोलता है मुझे याद है ये चेहरा, ये वारिस है लोगेस फैमिली का जिसके साथ हमारा अलायंस है और इसका नाम है केन लोगेस। इस टाइम पे सिर्फ मेरा यही एक दोस्त था और इसी के साथ मेरा दुश्मन भी। और केन आ रहा होता है सीढ़ी से उतर के एमसी के पास और एमसी पीछे रिकार्डो से पूछता है आखिर ये सब कैसे हुआ। और पीछे वो बताता है बात ऐसी थी कि हमें ये रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पर एक जन बहुत ज्यादा हंगामा मचा रहा है और जैसे ही हमने यहाँ पे पहुंचे यहाँ पे हमें केन और उसका एस्कॉर्ट नाइट मिल गया और केन ने वहाँ पे हम लोगों को पहचान लिया और पूछने लगा यंग मास्टर के बारे में जितने भी रूमर चल रहे हैं क्या वो सच है। और ये सब सुन के कमांडर पूरी डिटेल में बताने लगे आपको लेकर जितने भी रूमर है उन सब के बारे में। और जैसे कमांडर सब कुछ बताता है केन जल्दी से मुंह पकड़ लेता कमांडर का, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लोगेस फैमिली के वारिस के सामने झूठ बोलने की। और फिर सबके बाद अभी जो आपको दिख रहा है वो सब हुआ। और ये सब सुनकर केन बोलता है हे अगर तुम इसे बताने वाले हो तो ये अच्छा होगा कि तुम सच बताओ उसको। वो कमांडर ये बता रहा था जिनने कभी भी ट्रेनिंग नहीं करी उनने बहुत सारे ओक मोस्टर को सिर्फ अपने हाथों से मार दिया और जो ट्रेडर नाइट थे उनको तुमने खुद मारा अपने हाथों से, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे सपने से जगाने के लिए थोड़े से सेंसेस इसके अंदर डाले हैं। ये सब होता ही नहीं अगर ये शुरुआत से मुझको झूठ नहीं बोलता तो। और एमसू से कुछ बोलता नहीं है, दिख रहा होता है घुर घुर के। और फिर मैंने बोलता है हाँ ये इस तरीके का इंसान है, ये हमेशा मुझे ट्रीट करता है अपने सबॉर्डिनेट के रूप में। और जब भी यहाँ पेडियम में आता है ये हर जगह बहुत सारा नुकसान और दिक्कतें खड़ी करता है और इतनी सारी दिक्कतें खड़ी करने के बावजूद भी इसको कोई कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं इसका सबॉर्डिनेट हूँ। कोई भी नीचे नहीं देखता केन को, मुझसे बिल्कुल अलग, जो अपने आप को हमेशा घटिया समझता था। और ये जो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, जो बात करता है दूसरों से बोल्ड तरीके से, इसके लिए इसकी तारीफ करी जाती है कि इसके पास हर तरीके की क्वालिफिकेशन है और ये फिट बैठता है
अपनी फैमिली का वारिस बनने के लिए, और इस वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। और केन देखता है एमसी को ऐसे मुस्कुराते हुए, जरा देखो तो इस लड़के को, वैसे तो ये इतना प्रोवोक करने के बाद मेरे से आके जल्दी से लड़ने लगता। और इस सब के बाद हम देखते हैं पहले का सीन लोग इस कंट्री में, और केन सामने एक जन से बोलता है क्या मानना है गिस्लेन को। और हम देखते हैं केन के सामने ये आदमी होता है रो पहने हुए, और केन को बोलता है अगर तुम इस काम को पूरा करने में कामयाब हो जाते हो तो जो तुम्हारी लोगेस फैमिली है उसको सम्मानीय मेंबर के लोग सपोर्ट करेंगे। और ये सुनने के बाद केन कुछ बोलता नहीं है, और फिर उससे बोलता है ऐसे बदमाश से डील करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो गिस्लेन है वो भी अपनी जगह का एक वारिस है, तो आखिर में कैसे उसे एलिमिनेट करूं। और सामने रोब वाला आदमी बता रहा होता है हम लोग उसे प्रोवोक करेंगे एक डुएल के लिए, और सबके सामने ऐसा सीन बनाएंगे जैसे कि वहाँ लड़ाई करते समय कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, और ये लोगों के सामने देखने में ऐसा लगेगा कि ये दो बारिश के बीच में छोटा मोटा झगड़ा हुआ है। और चिंता मत करो, मैं भी वहाँ पे तुम्हारे साथ जाऊंगा अपना भेष बदल के, तुम्हारा एक स्कॉट नाइट बन के, और जल्दी से हालातों को लड़ाई तक पहुंचाने का काम करूंगा जिससे कि तुम्हें कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। और ये तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा बढ़िया मौका है। और उसकी ये बात सुनने के बाद केन थोड़ा देर तक कुछ बोलता नहीं है, और फिर उससे बोलता है ऐसा सोचना कि मुझे मानना होगा अपने खुद के कजन को, तो चलो इसे अभी इस समय करते हैं। और फिर केन मन में बोलता है पीछे की तरफ देखकर कहीं ये लोग इसको इसलिए तो नहीं मानना चाहते कि ये पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है। और केन सामने एमसी से बोलता है हे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और एमसी भी देखता है कंफ्यूज होकर उसकी तरफ, और केन सीढ़ी बैठ के बोलता है तुम अभी भी यहाँ पे ऐसे खड़े हुए हो, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो जल्दी से तैयारी करो बाकी सब चीजों की। और फिर एमसी से बोलता है क्या किस चीज की तैयारी करना है। और केन बोलता है मैंने सुना कि फेस्टिवल बीच में रुक गया, नहीं चलो सबसे पहले थोड़ा सा मूड बनाते हैं और कुछ अच्छा टाइम बिताते हैं यहाँ इस जगह पर। जब भी चीजें इन पर आती है हम दोनों हमेशा मैच खाते हैं, क्यों है ना, क्या मैं गलत हूँ मेरे दोस्त। और फिर एमसी भी सोच रहा होता है आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है, और फिर सोचने के बाद बोलता है ओ अच्छा तो तुम उस चीज की बात कर रहे हो। और फिर मैंने बोलता है हाँ ये इस जगह पर जब भी आता है ये मुझसे लड़के और शराब लाने को कहता है, मैं इसकी ये बातें पहले मान लेता था क्योंकि मैं इसके हाथों से पिटना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं ये सब बिल्कुल नहीं करने वाला, इसके वजह से मेरे इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए। और याद कर रहा होता है ब्लेंडा ने इसको जो पहले कहा था लॉर्ड ने तुम्हें पैसे भेजने सब बंद कर दिए हैं क्योंकि तुम बहुत सारे पैसे को बर्बाद करते रहते हो। और अचानक से एमसी को एक चीज याद आती है ये तो हर वक्त मेरे पास ही था, मेरे पैसों का पूरा सोर्स। और केन चिल्ला के बोलता है हे गिस्लिन तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, अगर तुम्हें याद आ गया हो तो जल्दी से लेकर आओ उन सबको यहाँ पर, क्या तुम देख नहीं पा रहे मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। और फिर एमसी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स ये अच्छा रहेगा कि मैं उन सबको यहाँ पे लेके आ जाऊँ, लेकिन क्या तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा नहीं है जो तुम्हें चुकाना है। और ये सुन के ये भी हैरान हो जाते हैं, और ये सब सुनने के बाद केन एमसी से बोलता है कर्जा चुकाना है आखिर कौन सा। और फिर एमसी केन से बोलता है तुम्हें पता है ना इतने समय से जो भी तुम मुझसे मांग रहे थे वो सबका सब मैं अपने पैसों से लेके आ रहा था, तो दो मुझे वापस, जितना ही खर्चा मुझे हुआ है वो सब मैं सबको सेटल कर दूंगा 1000 गोल्ड में अपने पैसे और साथ में ब्याज को मिलाकर, तो जल्दी से पे करो ये सब। और ये सुनने के बाद केन भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या 1000 गोल्ड, जितना सब अभी तक तुमने करा है उन सब का खर्चा कम से कम 100 गोल्ड का होगा, और ये सब चीज तुम मेरे लिए इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो, ये बिल्कुल एक फ्रेंडशिप की तरह है। और फिर एमसी बोलता है फ्रेंडशिप गई भाड़ में, मैं तुम्हारा डोरमेट रह चुका हूँ बहुत लंबे समय से, तो इसलिए जल्दी से मुझे ये सब पे कर दो नहीं तो मैं तेरी पीट पीट के बुरी हालत कर दूंगा, मेरे को अभी इस समय बहुत सारे पैसों की जरूरत है जैसे तुम देख सकते हो। और एमसी के मुंह से ये सुनने के बाद आसपास में जितने भी लोग होते हैं सबके सब हैरान हो जाते हैं, और रिकार्डो हैरान होकर मैंने बोलता है यंग मास्टर अभी इस समय आप ये सब क्या कह रहे हो। और एमसी के मुंह से ये सब सुनने के बाद केन उठता आएगा और एमसी के ठीक सामने आके बोलता है अब तुम बहुत ज्यादा बोल्ड तरीके से एक्टिंग कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे पास जब से इजी जा रहा था ऐसा लगता है कि तुम एक्चुअली में बिलीव करते हो कि तुम ताकतवर बन चुके हो, बस इसलिए क्योंकि तुमने बहुत सारे झूठे झूठे रूमर फैला दिए हैं कि तुमने हरा दिया एक नाइट को, तुम एक पैरासाइट के अलावा कुछ भी नहीं हो जो इस जगह पर सिर्फ रेंग रहा है, इसलिए तो यहाँ नॉर्थ में सब लोग तुम्हें एक बदमाश कहते हैं और बस तुम सिर्फ बकवास की बातें करते रहते हो, तैयार कर लो अपने आप को। और केन का मुक्का आ रहा होता है एमसी की तरफ, और एमसी तो बिल्कुल शांत तरीके से खड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है इस जगह से, और एमसी आराम से साइड में हट के उसके मुक्के को डोज कर देता है। और एमसी को ऐसा करते देखकर ये लोग भी रानी आते हैं, और केन लगातार और मुक्के मार रहा होता है और एमसी लगातार उसके मुक्के को डोज कर रहा होता है, और एमसी घूम के एक मुक्का मारता है उसके गट्स पे, और ये मुक्का खाने का भी हैरान हो जाता है। हाँ, और तभी एमसी को मुक्का मारता है उसके मुंह पे, और केन ब्लॉक कर देता है एमसी के मुक्के को अपने हाथ से, और एमसी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके मुक्के को ब्लॉक करने से, बस पूरे फोकस में देख रहा होता है उसकी तरफ। और फिर अचानक से केन चिल्लाते हुए जमीन पे गिर जाता है, और साथ में जो केन का स्कॉट नाइट बन के आया था वो केन से बोलता है यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। और फिर एमसी केन से बोलता है जल्दी उठो और चिल्लाना बंद करो, मुझे पता है कि तुमने उस हमले को ब्लॉक कर दिया था। और केन का स्कॉट नाइट बोलता है तुम पीछे हटो गिस्लिन, आखिर तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो। और उसकी ये बात सुनने के बाद आसपास में लोग बोलते हैं आखिर ये सब क्या था, क्या गिस्लिन ने अभी भी मारा केन को, क्या किसी ने देखा ये सब अच्छे से। और एमसी देखता है मुड़ के उन लोगों की तरफ ये सब बातें करते हुए, और फिर मैंने बोलता मुस्कुराते हुए तो इस तरीके से तुम खेलना चाहते हो। और गिस्लिन धीरे से बोलता है बाजू में रोब वाले आदमी से तो बताओ कैसी थी मेरी एक्टिंग। और ये रोब वाला आदमी खुश होकर बोलता है ये तो एक्सीलेंट था, तुमने तो स्टेज तैयार कर दिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, अब सबको देखने में ऐसा लगेगा कि ये सारे की सारी गलती गिस्लिन की थी, अब इतना सब काफी होगा डोल करने के लिए। और फिर केन अपने कोट में से एक चीज निकाल रहा होता है, और मैंने बोलता है ऑफ कोर्स ये तो एक रेयर मौका है कि मुझे इतनी पावरफुल बेकिंग मिल रही पीछे से, और इतने ज्यादा पावरफुल लोग सपोर्ट करेंगे हमें पीछे से। इस बार मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं यहाँ पे सबके सामने अपना इंप्रेशन दिखा के जाऊं। अभी एक परफेक्ट टाइम है, एक ऐसी पेडियम फैमिली जिसकी पावर धीरे धीरे गिरते जा रही
है उसके साथ सारे संबंधों को तोड़ के अलग होने का। और ये दस्ताना एमसी की तरफ फेंक रहा होता है और एमसी चिल्ला के बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे झूठ बोलकर नोबल की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की, मेरे ऊपर ऐसे अटैक करना सिर्फ सच्चाई का पता लगाने के लिए। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें डुएल के लिए। और केन के दस्ताना फेंकने से पहले ही एमसी अपना दस्ताना फेंक के मारता है उसी दोस्त के मुंह पे और केन से बोलता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ डुएल के लिए, केन लोगेस। और एमसी को ऐसा करता देखकर केन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एमसी केन से बोलता है, तुमने मेरी बेइज्जती करी एक वारिस की, पेडीएम के जितने लोग हैं उन लोगों के सामने, और हमला करा मेरे कमांडर के ऊपर जिससे तुमने नोबल की इज्जत मट्टी में मिला के रख दी है। तुम ये सब कुछ मना तो नहीं करने वाले हो ना, क्यों? और ये सब सुनने के बाद केन कुछ बोलता नहीं है और फिर हंसते हुए बोलता है, मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम एक बेवकूफ हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम अपनी कब्र अपने हाथों से खोदोगे। चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारे डुएल को। अगर तुम इस सब के बाद मर भी जाते हो तो बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना। और एमसी भी सबके बाद मुस्कुराता है और गुरु को देख रहा था उसकी तरफ और बाजू में से रिकार्डो को बुलाता है और रिकार्डो बोलता है, हाँ यंग मास्टर, बुलाकर लेकर आओ सब मर्चेंट्स को जो लोग केसल के बाद धरना लगा के बैठे हुए हैं। और एमसी के मुंह से ये सुनने के बाद रिकार्डो हैरान हो जाता है और एमसी अपने हाथों खुजाते हुए बोलता है, कह देना उन लोगों से कि मैं उन लोगों के लिए बहुत सारे पैसे यहाँ पे बनाने वाला हूँ। और एमसी बता रहा होता है जो फेस्टिवल है वो अचानक से कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से इतना गर्म हुआ माहौल अचानक से ठंडा हो गया और पीछे रहेगा कुछ टूरिस्ट जो लोग वापस नहीं जाना चाहते थे रिग्रेट होकर। अभी इस समय ये लोग जरूर आग बबूला होने के कगार पर होंगे क्योंकि ये लोग अपने पैसे और टाइम को लगा नहीं पाए कहीं पर। और ऐसे हालात के बीच अगर कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे उन लोगों को शांति मिल सके तो वो ये है। और आसपास सारी ऑडियंस इकट्ठा होकर चेयर कर रही होती है और इसी के साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो एक डुएल है यंग मास्टर केन और गिस्लेन के बीच, मैं इस लड़ाई में अपना पैसा लगाता हूँ यंग मास्टर केन के ऊपर। ये डेम गिस्लेन बदमाश कहीं का जो ये डिजर्व करता है अभी से यहाँ पे वो जरूर मिलकर रहेगा। और इन्हीं सबके बीच आसपास में लोग अपने बहुत सारे स्टोर लगा देते हैं और जल्दी जल्दी बेच रहे होते हैं अपने सामान को। और यहाँ पर ये सबसे कहता है, चलो अब सबके सब जो भी अपने पैसे लगाना चाहता है इस सब में लाइन से खड़े होकर यहाँ पे लगाओ पैसे। और सबके सब अपने पैसे लगा रहे होते हैं। मैं अपने पैसे लगाता हूँ यंग मास्टर पे, मैं भी लगाता हूँ, ये तो गारंटी है अब हमारा पैसा पूरी तरीके से सेफ है। और फिर केन अपनी तलवार को स्टेज पे मारता है और सामने एमसी से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डुएल को एक मार्केट बनाने की। चलो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, अगर तुम इस लड़के भी सरेंडर भी कर देते हो तो मेरी सोच तभी भी नहीं रुकेगी। और उसकी ये बात सुनने के बाद एमसी थोड़ा देर कुछ बोलता नहीं है और मन में कहता है, अरे हाँ तो शायद ये लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं। और एमसी सामने केन से बोलता है, तो चलो जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी डुएल को। और जो केन के साथ आया था वो पीछे से चिल्ला के बोलता है, नहीं रुको, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी खासी बेट इस तरीके से हो पाएगी अगर सब कुछ इस तरीके से चलता रहा तो। और आसपास में जितने भी लोगों ने बेट लगाई होती है वो लोग हैरान हो जाते हैं और जिसके पास लोगों ने बेट लगाई थी ये चेक करके बताता है, वेल किसी ने भी डू गिस्लेन के ऊपर पैसे नहीं लगाए हैं। और इस सुनने के बाद एमसी देखता है उसकी तरफ और आसपास में लोग बातें कर रहे होते हैं। फेयर तरीके से कहें तो जो रिजल्ट है इस लड़ाई की बात का वो तो ऑब्वियस है, ये बदमाश का तो कोई चांस ही नहीं है कि ये लड़ सके यंग मास्टर केन के सामने। और आखिर हम लोग ऐसे किसी के ऊपर बेट क्यों करे, कोई इडियट ही होगा जो इसके ऊपर पैसे लगाएगा। और केन एमसी को चढ़ाते हुए बोलता है, जरा देखो तो अब जो ये मार्केट है वो भी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो क्या कहना है इसके बारे में, हम लोग चेंज कर देते हैं बेट लगाने के तरीके को। चलो चेंज करके ऐसा करते हैं कि तुम कितना देर तक टिक सकते हो यंग मास्टर केन के सामने। और तभी ये बेट के पैसों को इकट्ठा करने वाले के सामने एक जन आके रख देता पैसों की थैली को और हम देखते होते कमांडर, मैं बेट लगाता हूँ ड्यूक गिस्लेन पर। और कमांडर को ये सब करता देखकर एमसी मुस्कुराता है और फिर अचानक से उस बेग के ऊपर एक बड़ा सा बेग आता है और वो बड़ा सा बेग ये एमसी के बहन का होता है और कहती है, मैं बेट लगाना चाहती हूँ अपने बड़े भाई पर। और उसको बेट लगाते देखकर नाइट तो हैरान हो जाते हैं और एमसी तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और ये देख के आसपास के लोग कहते हैं, क्या लेडी एलेना पैसे लगा रही है? और यहाँ पे एलेना कहती है, इतना काफी होगा क्यों है ना। और एलेना की बात सुनने के बाद ये बोलता है, हाँ ये इतना काफी है। और फिर केन बाजू में मुड़ के बोलता है, तो मुझे इंतजार करा रहे हो बिना किसी रीजन के। और तभी एक जन चिल्ला के बोलता है, चलो तो फिर रेडी हो जाओ। और सामने से एमसी केन को कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो ये देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगेगा अगर मैं तुम्हारे पास सबसे पहले हमला करता हूँ तो, क्यों है ना। और एमसी की बात सुन के केन हैरान होकर बोलता है, क्या? और एमसी अपनी तलवार को निकाल रहा होता है और निकालने के बाद अपनी तलवार को घुमा रहा होता है और झटके में अपने सामने को लाता है, तो आओ तुम सबसे पहले मेरे ऊपर हमला करने के लिए। और एमसी की बात सुनने के बाद केन कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप देख रहा होता है एमसी की तरफ और सामने नीचे की तरफ बैठ के एमसी से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है तुम्हारे एक बड़े की तरह एक्ट करने के लिए। और फिर एक तेज आवाज आती है, स्टार्ट। और केन कूद के जाता है सामने की तरफ और अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाकर बहुत स्पीड में नीचे की तरफ आ रहा होता है और एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करता है अपनी इतनी बड़ी तलवार से एमसी के ऊपर। और इतनी तेज तलवार टकराने से एमसी भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और केन चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हो अपने चेहरे को बचाने के लिए। और जल्दी से अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाता है जिससे तलवार का पीछे वाला हिस्सा एमसी की तलवार पर जाकर टकराता है, जिसकी वजह से एमसी पीछे की तरफ गिर रहा होता है और बहुत स्पीड में एमसी को ऊपर अटैक कर देता है अपनी तलवार को उल्टा करके। और एमसी उससे आराम से बच जाता है नीचे झुक के। और तभी केन अपने पैर को घुमा के लेके आता है और बहुत तेज लात मारता है उस जगह पर जहाँ पे एमसी खड़ा था और एमसी फिर से आराम से बच जाता है साइड में हट के। और ये सब देखकर आसपास में लोग बातें कर रहे होते हैं, जैसा सोचा था यंग मास्टर केन से, ये तो यंग मास्टर केन का एक भी अटैक नहीं झेल पाएगा। और केन चिढ़ा रहा होता है एमसी को मुस्कुराते हुए और एमसी उसको ऐसा देखकर मैंने बोलता है, जरा देखो तो इस इंसान को। और ये सब देखकर बिलिंडा हैरान होकर बोलती है, यंग लेडी आखिर अब हम लोग क्या करें, हमें
हमें जल्दी से रोकना होगा इस लड़ाई को कैसे भी करके। और केन के साथ वाला हिसाब सुन के मन में बोलता है अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, चाहे कोई भी अपोनेंट क्यों ना हो। जैसे उसने डिसाइड करा केन के साथ लड़ना, उसी समय वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है। जो अपोनेंट है वो इतनी ज्यादा पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसके अटैक को ब्लॉक करने में फंसा रह जाएगा, जिसकी वजह से वो लगातार खोते रहेगा अपनी एनर्जी को। और इस सब के बाद जो आखिरी में थका हुआ अपोनेंट है जो लगातार डोज और ब्लॉक कर रहा था, वो गलती करके एक ओपनिंग दे देगा और मारा जाएगा। केन हमेशा लड़ाइयों को जीतता है इस तरीके से। और केन एमसी से कहता है तुम तो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा स्लिपरी हो, ऐसा लगता है जो तुम्हारी स्किल है सच में इंप्रूव हो चुकी है। ये मेक सेंस करता है और घुमाता अपनी तलवार को और पकड़ता उसको पेनी वाले हिस्से से और घुमा के मारता है एमसी के ऊपर। तुम पहले के दिनों में हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छे थे भागने में। और अपनी तलवार से एमसी को मारने के बाद केन बहुत ही स्पीड में अपनी तलवार को खींचता है सामने की तरफ। और जैसे केन खींचता है एमसी भी फंस जाता है उस तलवार में और केन एमसी को बहुत ही स्पीड में खींच के ऊपर की तरफ फेंक देता है। और ये सब देखकर ऑडियंस में सबके सब लोग हैरान हो जाते हैं और एमसी को ऐसा देखकर नाइट चिल्ला रहा होता है यंग मास्टर। और ये खुश होकर बोलता है अब सब कुछ खत्म हो गया है गिस्लेन के लिए, अब ये सीधा मरने वाला है। और एमसी स्टेज के बाहर गिर रहा होता है ऊपर से और एमसी कहता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम पर इजी जाऊं, लेकिन अब तुमने सारी लाइन को क्रॉस कर दिया है। और बहुत ज्यादा स्पीड से आता है ठीक केन के सामने और एमसी को अपने सामने देखकर केन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और एमसी एक झटके में केन के ऊपर अटैक करके उसके पीछे जाता है और केन भी हैरान हो जाता है एमसी की ऐसी स्पीड देखकर। और ये केन के साथ वाला हैरान होकर मैंने बोलता है ये स्टेज के ऊपर वापस आ गया सिर्फ अपने पैरों पे मानव यूज करके। और यहाँ पे एमसी अपनी चिन की सांस छोड़ता है और गिस्लेन से कहता है इतनी ज्यादा इग्नोरेंट स्वॉर्डमैनशिप, तुमने जरूर सोचा होगा कि तुम ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर तुम अपनी पावर दिखाओगे तो जो अपोनेंट है वो डर जाएगा। मुझे अलाउ करो मैं तुम्हारी आंखें खोलता हूँ। और एमसी की बात सुन के केन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है हाँ, और आखिर तुम ऐसा करोगे कैसे। और इसी के बीच एमसी अपने पैर को पीछे करता है और घुमा के मारता है उसकी तलवार पे लात और घूम के जा रहा होता है केन के ऊपर से। और लगातार ऐसे घूम घूम के केन के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है अपनी तलवार से। और एमसी को ऐसे उछलते देखकर केन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए अपनी तलवार से सीधा अटैक कर रहा होता है एमसी के ऊपर। और एमसी आराम से बच जाता है उसके अटैक से और अपने पैर को ऊपर करता है और मार देता है उसकी तलवार पे। और पीछे की तरफ घूम के उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर रहा होता है और काट देता अपनी तलवार से केन की गर्दन के पास। और एमसी ये सब करने के बाद बिल्कुल शांत होकर देख रहा होता है और अचानक से केन की गर्दन के साथ साथ उन सब जगहों से खून निकल रहा होता है जहाँ पे एमसी ने पहले अटैक करा था। और ये सब देखकर आसपास में सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है आखिर ये सब क्या था, ड्यूक गिस्लेन ने तो सच में इंप्रूव कर लिया है। जरा रुको कहीं जीतने तो नहीं वाला इस डुअल को, डैम इट मैंने तो यंग मास्टर के इनके ऊपर पैसे लगाए थे। और एमसी को ऐसा देखकर पीछे बेलिंडा हैरान हो जाती है और एमसी की बहन बोलती है देखा ना मैं तो पहले से कह रही थी। और इस सब की वजह से कमांडर भी खुश होकर मुस्कुराते हैं और ये केन के साथ वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और केन अपने ऊपर इतने सारे कट देकर मैंने बोलता है ये जितने भी मेरे ऊपर घाव हैं ये सारे के सारे इतने गहरे नहीं है, ये चाहता तो और ज्यादा घेरा कट मार सकता था, क्या इसने ये सब ये जानबूझ के करा है। आखिर इस बदमाश के पास कैसे हो सकती है इस लेवल की स्वॉर्डमैनशिप। और एमसी केन की तरफ देख रहा होता है और केन की तरफ देखकर जो उसके हाथ में तलवार थी उसको फेंक देता है। और एमसी को ऐसा करते देखकर केन भी हैरान हो आता है और एमसी कहता है स्किल में इतने कम गैप के साथ मैं कैसे दिला सकता हूँ एक अच्छे एंटरटेनमेंट को, अब मैं फाइट करूंगा बिना किसी वेपन के। और ये सुन के केन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है क्या। और एमसी कहता है मुझे ऐसा लगता है मुझे इस आज के मौके को यूज करना चाहिए तुम्हें अच्छे से एजुकेट करने के लिए सिर्फ खाली मेरे मुक्कों से। और एमसी की बात सुन के केन कहता है क्या तुम मुझे सिखाओगे। और एमसी अपनी शर्ट की आस्तीन को ऊपर करके आ रहा होता है और बोलता है हाँ, और ऐसा लगता है जो तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप है उसका मेरे सामने कुछ भी मैच नहीं है, तो चलो हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। और इसके अलावा मैं इस लड़ाई में लगाना चाहता हूँ 2000 गोल्ड और उससे दुगना जितना मैं इसमें जीतने वाला हूँ। और एमसी के बाद उनके आसपास में लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं क्या ये सिर्फ हाथों से लड़ाई करेगा। और यही नहीं इसने तो 2000 गोल्ड भी लगाए होंगे, लेकिन इसको तो एक डुएल होना चाहिए था ना। और एमसी के मुंह से सुनने के बाद जो केन के साथ आया था वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में बोलता है जरा इसकी हिम्मत तो देखो, इसने केन को चैलेंज करा है सिर्फ खाली हाथों की लड़ाई में। मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इतना ज्यादा इंसेन है, किस्मत अभी भी हमारे साथ है। और जो पैसे इकट्ठा कर रहा था वो चिल्ला के बोलता है चलो तो ठीक है, इसके ऊपर जितने भी लोगों को बेट लगानी वो लगा सकते हैं। यहाँ पर अभी इवेंट में सिर्फ खाली हाथों से लड़ाई होने वाली है यंग मास्टर गिस्लेन और यंग मास्टर केन के बीच। और ये सुनकर आसपास में ऑडियंस में लोग बोल रहे होते हैं चलो तो अब ठीक है, अब एक बेयर हैंड फाइट होने वाली है, मैं अपनी बेट लगाऊंगा केन पर। और इन ऑडियंस के बीच दूसरा बोलता है चैलेंज करना इसको डायरेक्ट कैसे स्ट्रेंथ के मामले में, ये तो एक पागलपन है, लेकिन इस बार मैं अपने पैसे लगाऊंगा यंग मास्टर गिस्लेन पर। और यहाँ पर केन हंसते हुए बोलता है तो तुम खाली हाथ लड़ाई करना चाहते हो, तुम ये सब कहकर मुझे हंसा रहे हो यहाँ पर। और अपने कोट को पकड़ता है ठीक है लड़ाई करो बिना किसी वेपन के। और अपने कोट को फेंक कर कहता है लेकिन मैं तो यूज करूंगा अपनी सोर्ड को। और ये सब सुनने के बाद बेलिंडा बोलती है क्या तो कमीना है ये यंग मास्टर, तुम भी यूज करो सोर्ड को। और यहाँ पर केन अपनी सोर्ड को पीछे करता है और एमसी केन को सोर्ड यूज करते देखकर बोलता है जैसा मैंने सोचा था, मुझे तुम्हारे अंदर अपने मुक्कों से कुछ सेंस डालनी होंगी। और केन स्पीड में हमला करता है एमसी के ऊपर अपनी तलवार से और एमसी आराम से उसे बच जाता है और बॉक्सिंग का पोज लेकर बढ़ता है उसके तरफ। और केन उसी समय अपने पैर को घुमाता है एमसी को लात मारने के लिए और एमसी जल्दी से उस जगह से आगे को जाता है और ठीक उसके पैरों के बाजू में जाके अपने मुक्के को पीछे करता है और बहुत तेज मुक्का मारता है उसके टांग पर। और उसी वक्त अपने लेफ्ट हैंड के मुक्के को पीछे करता है और बहुत तेज नीचे से उसके चेहरे पे मुक्का मारता है बिल्कुल एक बुलेट की तरह। और जैसे केन ये मुक्का खाता है और वही नीचे घुटने के बल झुक के खांस रहा होता है और ये मुक्का खाने की
वजह से उसके मुंह से खून गिर रहा होता है और हैरान होकर मैंने बोलता है आखिर ये सब क्या था, आखिर कैसे ये बदमाश इस तरीके की मूवमेंट दिखा सकता है। और ये सब देखकर आसपास में लोग ऑडियंस में बात कर रहे होते हैं ये तो बहुत ज्यादा कड़क मुक्का था, अब ऐसा लगता है यंग मास्टर गिस्लेन एक्चुअली में जीत जाएंगे। और एमसी केन से कहता है जल्दी उठो, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं करा है। और एमसी की बात सुनकर केन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बढ़ जाता अपनी तलवार लेके एमसी की तरफ। वो लगातार बहुत सारे स्लेश मारता अपनी तलवार से एमसी के ऊपर और एमसी सारे स्लेश से एक एक करके आराम से बच जाता है और इसी के साथ पकड़ लेता उसके हाथ को। और केन मैंने बोल रहा होता है अभी तक तो तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरी आंखों तक में नहीं देख पाते थे और जब भी मैं यहाँ पर आता था तुम हमेशा यहाँ पर खुद ही झुक जाते थे। और एमसी उसके हाथों को मोड़ता है और एक बहुत तेज लात मारता है उसके दूसरे हाथ में। और इसी के साथ केन मैंने बोलता है मुझे तुम्हें मानना होगा मेरी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। और एमसी यहाँ से मुक्कों की बारिश कर देता है और वो सारे के सारे मुक्के उसके चेहरे पे मारता है और इतने मुक्के मारता है कि यहाँ के पेन ही खत्म नहीं होते। तो गाइस सोचो केन की क्या हालत हो रही होगी जिसको ये लगातार मुक्के पड़ते जा रहे हैं और मुक्कों का नंबर खत्म ही नहीं होता, लगातार एमसी बहुत सारे मुक्के मारता है इसमें। और इतने सारे मुक्के पड़ने के बाद केन पूरा का पूरा सोच चुका होता है और मैंने बोलता है आखिर क्यों। और एमसी पकड़ता है उसके बालों को, मुझे तो दया आ रही है तुम्हारे फादर पे, काउंट लोगेस ने मदद करी थी पेडीएम की जब ये पूरा का पूरा खत्म होने के कगार पे था और ये सब उनने इसलिए करा क्योंकि वो दोस्त थे मेरे फादर के, लेकिन जो उनका बेटा उसका तो कुछ अलग ही इरादा है। और एमसी की बात सुनकर केन की भी आंखें खुलती है और याद कर रहा होता है कुछ साल पहले की बात। और यहाँ एक जन चिल्ला रहा होता है फिर से भेजना और ज्यादा सपोर्ट को पेडीएम में, अगर भले ही आप दोस्त हो काउंट पेडीएम के लेकिन ये हमारे तरफ भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, आखिर क्यों लगातार आप ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो पूरी तरीके से मिटने के कगार पर है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पानी को भरना एक टूटी बाल्टी से, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है आपको वापस आए हुए लेकिन आप ऑलरेडी पेडीएम की तरफ जा रहे हो मदद के लिए। और पीछे के इंसान खड़ा हुआ होता है और ये सब सुनने के बाद कुछ बोलता नहीं है और अपने फादर से बोलता है मत जाइए फादर, सबके सब आपको रोकने का ट्राई कर रहे हैं तो आखिर क्यों आप पेडीएम में जाके मदद करने के लिए तैयार हैं। और केन के फादर पीछे की तरफ मुंडी घुमा के बोलते हैं ये सब कुछ इसलिए क्योंकि हम लोग दोस्त हैं और यहाँ पर कोई और रीजन नहीं है इसके अलावा। और एमसी बहुत स्पीड में अपना मुक्का लेके आ रहा होता है केन की तरफ और ये मुक्का आता देखकर केन अपनी आंखें बंद कर लेता है और एमसी कहता है तुम अब काफी चीजें सीख गए होंगे। और केन देखता है हैरान होकर अपनी आंखें खोल के और एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ा के बोलता है तो चलो उठ जाओ। और केन एमसी की तरफ देख रहा होता है और अपनी मुंडी को नीचे कर लेता है, मैं अपनी हार मानता हूँ। और केन की मुंह से सुन के आसपास में सारी ऑडियंस हैरान हो आती है और केन के साथ जो आया था एमसी को मारने के लिए ये सुन के ये भी हैरान हो आता है और सबके सब ऑडियंस में चेयर कर रहे होते हैं एमसी के लिए, यंग मास्टर गिस्लेन जीत गए, मैं तो अपनी बेट जीत गया। और बाकी लोग बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर कैसे हो सकता है, मेरे तो सारे पैसे गए। और एमसी की बहन खुश होकर बोलती है बिग ब्रदर जीत गए। और केन के साथ जो आया था वो जल्दी केन के पास आ रहा होता है और उसके कान के पास चिल्ला के बोलता है आखिर तुम कैसे हार मान सकते हो और वो भी इतनी जल्दी, बस इसलिए कि तुम थोड़े से डिसएडवांटेज में थे, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम पे भरोसा किया था। और केन अपनी मुंडी साइड में करके बोलता है छोड़ो अब मैंने यहाँ पे सब कुछ खत्म कर चुका है तो चलो अब यहाँ से। और केन की ये बात सुन के हैरान हो जाता है क्या डेमिट ये कमजोर बदमाश बच्चा। और इसके पीछे से एमसी बोलता है तो चलो अब ये सब कुछ हो चुका है, अब मुझे वो चीज तो करनी होगी जो मुझे करना था। और एमसी की बात सुन के हैरान हो जाता है क्या तुम क्या कह रहे हो ये सब। और एमसी सबको ऑडियंस में चिल्ला के बोलता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके सब मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो आदमी आपको दिख रहा है इसने इसके लिए अपने आप को वॉलंटियर किया है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको ड्रिंक और मीट के लिए पैसे ये देगा। और जैसे एमसी अनाउंस करता है ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है सुन के क्या आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। और ये सुनने के बाद आसपास में लोग खुश होकर चिल्ला रहे होते हैं मीट और ड्रिंक ये तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है जब से मैंने ऐसी दावत करी है, तुम तो बेस्ट हो हमारे यंग लॉर्ड। और यहाँ ये चिल्ला रहा होता है एमसी को मैंने सब के लिए एग्री नहीं करा है, जल्दी से जो तुमने अभी कहा है उसको वापस से लो। और एमसी से कंधे पे हाथ रख के इससे बोलता है ये प्राइज है डुअल को हारने का, तुम्हारे पास कम से कम इतना तो राइट होना चाहिए। और जस्ट टू बी क्लियर इस सब का जो पैसा है इस सब के लिए बेट के पैसों में से एक भी रुपया नहीं जाएगा। और इसे कंधे को नीचे दबा देता और बोलता है और ये याद रखना तुम उसमें 2000 गोल्ड को और मिलाने हैं और वो भी उस बेट पे जो हम लोगों ने पहले सेट करी थी 1000 गोल्ड की, अगर तुम ये सब करे बगैर भाग गए तो फिर याद रखना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और एमसी को ऐसा देखकर ये भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं झुक के बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और एमसी चला जाता है इस जगह से और हमारा सीन शिफ्ट होता है केसल में अगले दिन गिस्लेन के रूम की तरफ। और उस लड़ाई में एमसी ने जितने भी गोल्ड कॉइन जीते थे उसका बक्सा यहाँ पर आ जाता है और इसको खोल के देखता है ओह मैं इतने पैसों से तो एक छोटी सी सेना को भाड़े पे खरीद सकता हूँ, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा और ज्यादा पैसे इकट्ठा करने में। और इस सब के लिए मेरे दिमाग में एक बिजनेस हैगा, मुझे उसके लिए तैयारी जल्दी से करनी होगी। और एमसी के बाजू में बिलिंडा और एमसी की सिस्टर मुस्कुराते हुए देख रही होती है एमसी की तरफ और उन लोगों को ऐसे यहाँ देखकर एमसी उनसे पूछता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। और एमसी की सिस्टर खुश होकर बोलती है बिग ब्रदर आखिर तुमने क्या सोचा है, तुम कहाँ लगाओगे इतने सारे पैसे को। और एमसी घूर के दिख रहा होता है और उससे बोलता है क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए। और एमसी की बहन हंसते हुए बोलती है नहीं नहीं मैं तो बस पूछ रही थी। और बिलिंडा बोलती है ये तो ऑब्वियस है कि ये कहाँ पे यूज करेगा। और ये सुनने का एमसी कंफ्यूज होकर देख रहा होता है उसकी तरफ। और बिलिंडा कहती है जल्दी लेडी अमेलिया का बर्थडे आने वाला है और तुमने ऐसे शो को इसलिए रखा क्योंकि तुम एक बहुत ज्यादा महंगा तोहफा देना चाहते थे उन्हें, है ना, तुम तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ज्यादा आसान है तुम्हें पढ़ना तो। और एमसी की सिस्टर याद करते हुए बोलती है ये सब कुछ तुमने करा अपनी फ्यूंसे के सामने अच्छा दिखने के लिए। और एमसी रानो के बोलता है क्या मेरी फ्यूंसे,
क्या मेरी एक फियोंसे भी है? और गिसलैंड की मुझसे सुनकर बेलिंडा कहती है तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम यहाँ पर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस सब को लेकर शर्म आ रही हैगी और ये हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते तुम्हें देखकर। और गिसलैंड की सिस्टर कहती है हम लोग बात कर रहे हैं अमीलिया की, जो रेफुल कंट्री से है। और ये सुनने के बाद गिसलैंड बहुत ज्यादा गुस्से में घूरता हुआ दिख रहा होता है और कहता है क्या वो लड़की अमीलिया रेफोल्ड, एक नोबल अमंग नोबल्स, उसको जाना जाता है उसे काइंड नेचर और सभी लोगों के प्रति अपने कामों के लिए, भले उनका स्टेटस कोई भी क्यों ना हो, जिसकी वजह से उसे घेरा सपोर्ट मिलता है अपने आसपास के टेरिटरी के लोगों से। हालांकि उसने बाद में बगावत को उकसाया और इस सब के बाद उसे जाना जाने लगा नॉर्थ की विच के नाम से। और यही नहीं, उसने हाथ मिलाया डेल्फिन डूची के साथ जिससे कि वो आखिरी कील गाड़ सके पेडियम के डाउनफॉल में, एक ट्रेटर। और ये सब कहने के बाद गिसलैंड मुस्कुरा रहा होता है और ब्लिंडा से कहता है आखिर फादर वापस कब आएंगे? और ब्लिंडा बताती है क्या लॉर्ड? और सोच रही होती है मैं इसको लेकर पूरी तरीके से सो नहीं हूँ, शायद एक हफ्ता लग सकता है। और ये सुनकर बाद गिसलैंड मन में कहता है एक हफ्ता इतना टाइम काफी है। और यहाँ से बाहर जा रहा होता है, जाते वक्त कहता है मैं जा रहा हूँ रेफोल्ड कंट्री में। और ये सुनकर ब्लिंडा कहती है जो रुकिए, अभी तो लेडी अमीलिया का बर्थडे तक नहीं है, आखिर अभी से आप क्यों जा रहे हो? और गिसलैंड पीछे मुड़ के कहता है उससे पैसे लेने के लिए। और उस सब के बाद हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है, यहाँ पर किसी के बाल लहरा रहे होते हैं हवा में और यहाँ पर ये अपने सामने जमीन पे सैंडलों को रखती है और सामने किसी से कहती है लो पहन लो इससे। और हम देखते हैं यहाँ पर वो उसने ये सब इस बच्ची से कहा होता है और यहाँ पर इसके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है और कहती है लेडी अमीलिया। और हमें पता चलता है कि लेडी अमीलिया एमसी की फियोंसे। और अमीलिया कहती है अगर ये मेरी टेरिटरी में कोई भी नंगे पैर चल रहा है तो उसे मुझे होना चाहिए। और पीछे सोल्जरों से कहती है जल्दी से इन लोगों के लिए खाना और रहने का बंदोबस्त करो अभी इस समय। और ये सुनकर नाइट कहते हैं ठीक है माई लेडी। और यहाँ पर ये सारे के सारे नाइट लग जाते हैं सब कुछ तैयारियां करने में। और यहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं वो सबके सब हैरान हो जाती है सब देखकर। और इस सब के लिए सारे के सारे लोग शुक्रिया कर रहे होते हैं अमीलिया का। और अमीलिया यहाँ से वापस जा रही होती है अपने नंगे पैर। और उस सबके बाद हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है रेफोल कंट्री में अमीलिया के गार्डन में। यहाँ पर अमीलिया का नाइट इसके पैर धुरा होता है और उसके पैर धोते हुए कहता है आपने आज बहुत अच्छा काम करा माई लेडी। और हमें बताते हैं इसके बारे में ये अमीलिया का स्कॉट नाइट और इसका नाम है बेरनफ। और ये अमीलिया अपनी बिल्ली को सिलाते हुए कहती है जो मेरे फादर है वो हमेशा डिमांड करते हैं जो हमारे टेरिटरी के लोग हैं वो आज्ञाकारी बन के हर चीज का पालन करें, लेकिन जो कॉमन लोग हैं वो हमेशा उसे ही फॉलो करेंगे जो उन्हें अच्छे से रखेगा और अच्छा खाना खिलाते रहेगा। और ये नाइट कहता है इस सब की वजह से आपने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है, ये जरूर आपके फेवर के लिए काम आएगा फ्यूचर में जब आप सक्सेसर कंपटीशन में उतरेंगी। और ये सुनने के बाद कुछ बोलती नहीं, चुपचाप देख रही होती है और सीधे इसके चेहरे पे पैर रख देती है। और इस नाइट से कहती है जो नॉर्थ से आया हुआ कुशल स्वॉर्डमैन था उसके साथ डुअल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और यहाँ पर ये माफी मांग रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए इस सब के लिए, वो सब कुछ मैंने इसलिए करा था जिससे कि मैं टेंशन अवॉइड कर सकूं। अगर मैं वहां पे जीत जाता हूँ सब लोगों के सामने तो सब लोगों की टेंशन आपके ऊपर आ जाती। अभी सही टाइम नहीं आपके नाखूनों को सामने लाने का। और उसके पैर को किस करते हुए कहता है क्योंकि मैं आपका ब्लेड हूँ। और अमीलिया कहती है ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने बहुत खर्चा किया तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसलिए तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम वीक निकलो। और इसके बाद अमीलिया पूछती है आखिर मर्चेंट गिल्ड के साथ क्या चल रहा है। और नेट बताता है अगर आप बात कर रही हो आक्टियम मर्चेंट गिल्ड की तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी मटेरियल यूज करे गए थे फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट के जंगल में वहाँ उस जगह पर आउटपोस्ट बनाने के लिए, मतलब एक चौकी, वो अभी कुछ समय पहले आधी डिस्ट्रॉय हो चुकी है पेडियम में कुछ और के हमलों के दौरान। और जितने भी सामान है उस सब के लिए वो सारे के सारे हमारे मर्चेंट गिल्ड से खरीदे जा रहे हैं। अगर ऐसी सब कुछ चलता रहा तो हम लोग धीरे धीरे सारे पैसे वापस ले लेंगे जो भी काउंटरफोल्ड हर साल भेजते हैं पेडियम में सपोर्ट फंड्स के रूप में। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं सारे सारे सोल्जर को जो भी पेडियम छोड़ के आ रहे हैं और उनमें से बहुत सारे तो अच्छे खासे ट्रेंड है वहाँ पेडियम में बारबेरियन ट्राइब से लड़ के वो एक्सीलेंट क्वालिटी के बन गए हैं। और ये सब सुनकर अमीलिया कहती है हाँ ये सब अच्छा है, जैसा मैं हमेशा से कहती आई हूँ हमें मेंटेन करके रखना है मामूली से एक मर्चेंट गिल्ड को और सावधानी बना के रखनी है। हम लोग अपनी असली आइडेंटिटी को ऐसे एक्सपोज नहीं होने दे सकते जब तक हम अपनी पूरी ताकत बना न ले। और इन्हीं सब बातों के बीच बटला रख के कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी। और इसको यहाँ पर आता देखकर ये लोग भी हैरानी से देख रहे होते हैं। और नाइट इसके पास आके कहता है अभी लेडी इस समय आराम कर रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हें परमिशन किसने दी यहाँ पर एंटर करने की। और बटलर कहता है मुझे अभी भी न्यूज मिली है कि गेट से यंग लॉर्ड गिसलैंड आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए। और ये सुनने के बाद अमीलिया कहती है आखिर बदमाश यहाँ पर क्यों आया है। और ये बटलर बताता है बात ऐसी है कि उन्हें कहा कि उन्हें कुछ बातें करनी मर्चेंट गिल्ड को लेकर। और जैसी ये बात ये दोनों सुनते हैं ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है विजिटर रूम में। और यहाँ पर अमीलिया और गिसलैंड बैठे होते हैं आमने सामने। और गिसलैंड अमीलिया से कहता है हेलो अमीलिया। और यहाँ अमीलिया कोई भी आंसर नहीं देती है कि इसकी बिल्ली यहाँ पे घुर्रा रही होती है। और अमीलिया कहती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बिना कुछ बताए यहाँ पर चले आना, क्या तुमने किसी भी तरीके के तौर तरीके और मेहनत नहीं सीखे है क्या। गिसलैंड कहता है तुम्हारा बर्थडे जल्दी आने वाला है तो इसलिए मैंने सोचा कि एडवांस में तुम्हारे लिए गिफ्ट ले चलूं। और यहाँ टेबल पे इस फूल को रख के बोलता है यहाँ आते वक्त मैंने इसको खरीदा था मर्चेंट गिल्ड से, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी हैगी, मैं सोच रहा हूँ कि अब से मैं वहीं से खरीदा करूँ ये सारे सारे फूल। और उसका नाम क्या था, हाँ द आर्कटियम मर्चेंट गिल्ड, मुझे लगता है शायद यही नाम है। और ये सुनने के बाद अमीलिया घुर घुर के देख रही होती है गिसलैंड को। और यहाँ से उठ
के जाते हो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहने का ट्राई कर रहे हो, तो चलो जबकि मुझे ये तुम्हारा गिफ्ट मिल चुका है तो अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। और गिस्लिन कहता है अमेलिया रैनफोल्ड बैठो इधर आके। और एमसी की बस इतनी बोलने भर से हैरान हो जाती है हाँ आखिर ये सब क्या है, ये किस तरीके का प्रेशर है, और वो भी उसकी तरफ से आ रहा है जो लड़का डरा डरा रहता था और बड़ी मुश्किल से बोल पाता था जब कभी भी ये मेरे सामने आता था। और गिस्लिन चाय का कप उठा के कहता है चलो इस सब को छोड़ो, पॉइंट की बात पे आते हैं, मुझे अभी इस समय कुछ पैसों की जरूरत है तो जल्दी मुझे अभी इस समय 10,000 गोल्ड दो। और ये सुनकर एमिलिया हैरान हो जाती है क्या तुम यहाँ पर अचानक से आ गए और यहाँ आकर तुम अपनी फ्यूंसे से इतने बड़े अमाउंट में पैसा मांग रहे हो, क्या मुझे ऐसा मान लेना चाहिए ये अकाउंट पेटीएम की तरफ से। और गिस्लिन कहता है नहीं, सबसे मेरे फादर का कुछ लेना देना नहीं है, बस वो सारे पैसे मुझे दो। और चाय को गिराते हुए कहता है वैसे भी तुम्हारा कोई इरादा नहीं मुझसे शादी करने का, क्यों है ना, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। और ये सुनकर गिस्लिन को देख रही होती है अपनी पेनी पेनी आंखों से। और गिस्लिन कहता है चलो एग्जाम्पल के तौर पर स्कॉट नाइट को ले लो, अगर तुम इस जगह की लोड बन जाती हो तो ये जो भी कुछ मैंने कहा है ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर इस सबसे पहले दुनिया को ये पता चल गया कि तुम सीक्रेट तरीके से अपनी पावर को बिल्ड कर रही हो और ये खबर फैल गई पूरे रेफोल्ड में, तो जो फाइट होने वाली है सक्सेसर को लेकर वो और ज्यादा खतरनाक होगी। और ये सब सुनने के बाद अमीलिया की बिल्ली बहुत चिल्ला रही होती है और गिस्लिन देखता है उसकी तरफ और अमीलिया कहती है यंग लॉर्ड गिस्लिन तुम्हें ऐसी बातें करना नहीं चाहिए, भली जोक के रूप में भी क्यों ना हो। और गिस्लिन कहता है चिंता मत करो मैं इसको सीक्रेट रखूंगा, और ऑफ कोर्स अगर मैं इस रूम से खाली आ जाता हूँ तो शायद मैं इसे सीक्रेट ना रख पाऊँ। और अमीलिया कहती है ओ नो ऐसा होगा ही नहीं, और बुलाती है बेरनफ को। और ये आ जाता है गेट के पीछे से इस कमरे के अंदर और यहाँ आकर गिस्लिन से कहता है आपसे मिले बहुत लंबा समय हो गया लॉर्ड गिस्लिन। और उसको देखकर गिस्लिन मन में बोलता है बेरनफ ये वो लड़का जो हमेशा अमीलिया की साइड रहता है, एक स्किल्ड इंडिविजुअल जिसके पास पोटेंशियल है नॉर्थ के स्वॉर्ड मास्टर के साथ कंपेयर करने का। और यहाँ पर गिस्लिन इनसे कहता है अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो इससे यहाँ पे वॉर छिड़ सकती है, क्या तुम श्योर हो तुम हैंडल कर पाओगी ये सब। और अमीलिया कहती है ऑफ कोर्स, और हम लोग उन सबको ये सब बताएंगे कि यहाँ पर बदमाश घुसा आया था और हर जगह तबाही मचाने लगा था और इन्हीं सब के बीच वो स्कॉट नाइट के हाथों मारा गया, दुनिया को सिर्फ ये सब चीजें पता चलेंगी। और अपने स्कॉट नाइट से कहती है मार दो इस इंसान को। और यहाँ पर स्कॉट नाइट अपनी तलवार निकाल के कहता है जैसी आपकी इच्छा माय लेडी। और ये सब सुनने के बाद एमसी कुछ बोलता नहीं है और मन में बोलता है अगर तुम इस तरीके से खेलना चाहती हो तो फिर ठीक है। और अपनी तलवार पकड़ के बोलता है तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं थोड़ा सा सीरियस होने के अलावा। और यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा एमसी इस नाइट की क्या